लगातार 9वें दिन गिरावट का सिलसिला तोड़ने की कोशिश में बाजार निचले स्तरों से निफ्टी ने करीब 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। करीब 150 पॉइंट की तेजी के साथ आज बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म। स्मॉल कैप में भी सुधार। सरकारी बैंकों में आज अच्छी खरीदारी। सिटी के डबल अपग्रेड से एसबीआई करीब 3% उछला। साथ ही यूनियन बैंक, इंडियन बैंक में भी रौनक कायम। कैपिटल गुड्स शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी कायम। ऑटो सेक्टर में आज सबसे ज्यादा बिकवाली। 1.5% से ज्यादा फिसला निफ्टी ऑटो इंडेक्स। 3 से 4% फिसले बजाज ऑटो, हीरो मोटो और सोना कॉमस्टार। साथ ही आईटी, एफएमसीजी और फार्मा में भी दबाव। कच्चे तेल में दबाव से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में रौनक कायम। 4% ज्यादा उछाल के साथ वायदा का टॉप गिनर बना एचपीसीएल। साथ ही आईओसी, बीपीसीएल में भी करीब 2% से ज्यादा उछाल। डिफेंस रेलवे शेयरों में जोरदार तेजी। करीब 3% उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना बीईएल। साथ ही बीडीएल, हेल और जीआरएससी में 3 से 5% का उछाल। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच डिफेंस सहयोग बढ़ने से जोश। ब्रोकरेज अपडेट के बाद क्विक कॉमर्स शेयरों में तेजी। स्विगी का शेयर करीब 7% ऊपर। वहीं जोमेटो करीब 2% मजबूत। दोनों शेयरों पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की खरीदारी की राय बरकरार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल। अब से कुछ देर में आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में 9वीं बार भिड़ेंगे दोनों। स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। और देखिए, बाजार की बात कर ही रहे थे हम। निचले स्तरों से हालांकि निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है, लेकिन उसके बाद एक रेंज में ही कारोबार किया है। निफ्टी ने 22,061 के लेवल पर ही कारोबार करता। सुबह भी जब हम बात कर रहे थे उसी लेवल के आसपास ही फंसा रहा। वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। आप यहाँ से क्या लग रहा है आपको बाजार में? कैसे टेक्सचर एक रेंज में ही काम कर रहा है? अभी कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और साथ ही क्या करना चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? श्रेया, देखिए, अभी तो मुझे घबराहट हो रही है ना, क्योंकि मैच शुरू होने वाला है और अभी टॉस होने वाला है। और जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच होता है ना, तो मैं अमूमन देखता नहीं हूँ। कहीं दूर से एक कोने पर बैठ के थोड़ा बहुत झलकियाँ मिलती रहे, बस। मुझे डर लगता है ऑस्ट्रेलिया के मैच में, फ्रैंकली। सब आपको इन सेंस पूरा देश इस वक्त उस एंजाइटी के साथ है। पूरी टीम की, पूरे देशवासियों की जो शुभकामनाएं हैं वो 11 खिलाड़ियों को इस वक्त उनके साथ हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे फॉर द बेस्ट। आज सुबह उठने का सबसे बड़ी कामना मैंने यही की थी हनुमान जी से कि भगवान आज सेमीफाइनल निकलवा दो। खैर, अब से कुछ देर में टॉस होगा। अब देखते हैं। रोहित जो है वो इस वक्त पर्चा लेकर अपनी टीम के मेंबर्स की संख्या, मतलब नाम लेकर जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया। चकते फटे। खैर श्रेया, देखिए, आपकी स्क्रीन पे आएगा निफ्टी 22,075 और निफ्टी बैंक 48,323। श्रेया, आपको कल याद होगा जब आपने मुझसे पूछा था कि सर एग्जैक्टली ये 22,000 का मतलब क्या है। श्रेया, 22,000 पे 2 पुट राइटर्स हैं। 22,000 का पुट राइटर, 21,900 का पुट राइटर। यहाँ पे है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यकीन मानिए, मैंने सुबह भी कहा था कि बेस 1 के आसपास शॉर्ट मत करिएगा, शॉर्ट के स्कोप नहीं है। बेस 1 जब सस्टेन कर जाए उसके नीचे एक सेशन, तब आप शॉर्ट करिएगा। अदरवाइज बेस 1 इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पुल बैक्स। लेकिन एक बात है श्रेया, पुल बैक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं आया अब तक। मोटे तौर पे ये बाजार अभी भी सेल एंड रैली का बाजार है, बट आपका लेवल अप्रोप्रिएट होना चाहिए शॉर्ट करने का। अभी भी कह रहा हूं, अ लेवल क्लोजर टू 22,150 जो कि कल का क्लोज था, या फिर अ लेवल क्लोज टू यस्टरडेज हाई 22,240, 22,280, वो एक अप्रोप्रिएट जोन है शॉर्ट करने का, नॉट एग्जैक्टली दिस वन। अब अगर आप इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स देखें ना श्रेया, 22,000 की पुट, 21,900 की पुट, 22,200 की कॉल, 22,100 की कॉल, दोनों जो हैं वो बिक रही हैं। मीनिंग ये है कि अब बाजार शायद इस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है, थोड़ा टाइम ऑप्शन सेलर्स को देना चाहता है। तो आपके पास लॉजिकली अगर कोई ट्रेड बनता है तो वो इस रेंज में नहीं है। आइदर आपको 21,976 जो बेस 1 है उसके वायलेशन का इंतजार करना है, या फिर आपको हायर ट्रेजेक्टरीज मिले। कौन सी? 22,200, 22,240, तब जाके शॉर्ट कीजिएगा। अदरवाइज इस वक्त फ्रेंकली स्पीकिंग कोई ट्रेड नहीं है। श्रेया, आज जानते हैं जब इस बीच ऑस्ट्रेलियन टॉस जीता है, स्मिथ जो है वो इस वक्त रवि शास्त्री से बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन टॉस जीता है। देखते हैं उन्होंने क्या पिक किया है। खैर, डर लगता है श्रेया।
आते हैं कैमरा निफ्टी पैन बैंक करके पे। दिखाया नहीं था, मैं चाहूंगी अब आप कैमरा पैन करके नहीं वो दिखाएं, क्या व्यवस्था दिखा कर नहीं रहे सकते हम, दिखा नहीं सकते हम वो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता है और देखते हैं उन्होंने क्या पिक किया है, बॉलिंग या फिर बैटिंग, बट लेट्स सी। आई मीन और भारत का कॉम्बिनेशन क्या होगा। शायद आता हूँ निफ्टी बैंक पे। जी। जब निफ्टी बैंक आज सुबह खुला, जब आशीष वॉल पे थे, फर्स्ट टिक में SBI, HDFC बैंक और साथ ही साथ आपका जो ICICI बैंक था, इनमें अपस्विंग थे। और उसने क्या किया, कल के लो को डिफेंड किया। 48,000 नहीं टूटा, 47,813 नहीं टूटा और वहीं से पुल बैक आया। तो याद रखिएगा, बैंक निफ्टी ने आज आपको शॉर्ट्स पे ग्रिप करने का मौका नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूं, बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स दो ही सर्कमस्टेंसेस में बनेंगे। अ ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू RS1, लेके आइए स्क्रीन पे RS1 डिफाइन ट्रेजेक्ट्री थी और उसको हमने आज तक अभी तक पार नहीं किया है। बट 48, 450, 460, 590 इस जोन में बेटर शॉट होगा, याद रखिएगा। और हम हर शॉट को कवर करेंगे एज ऑफ नाउ श्रेया 48,000 के आसपास, 47,813 के आसपास। तो अभी कन्विक्शन श्रेया लॉन्ग का निफ्टी पे नहीं है, हाई ट्रेजेक्ट्रीज पे शॉर्ट करेंगे, बट निफ्टी बैंक के मतलब इंप्रेशन में हर ट्रेड करना है। सेलन राइज क्लोजर टू RS1 और बेस 1 के आसपास कवर श्रेया। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी चुनी है और देखते हैं अब क्या होता है। बिल्कुल सर, मैं वही देख रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग चुनी है, अच्छे खासा टारगेट ना दे दे बस। हम एज एन इंडियन तो यही कामना करेंगे। खैर सर, अब तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखते हैं और क्योंकि आज थोड़ी तो रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, तो कैसे स्टॉक्स में समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें एक्शन देखने को मिलेगी आपके स्क्रीन पर इस वक्त। देखिए BEL कल भी टॉप गेनर्स में शामिल था, आज भी गेनर्स में शामिल। यहाँ पे 2.5 से 3.25% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। SBI में आज अच्छा मूव, इनफैक्ट पूरा PSU बैंक देखेंगे आप तो अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ पे 3% का उछाल। BPCL देखिए उछल के आज के सत्र में 2.5% से ज्यादा। कोल इंडिया पार सेक्टर में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। HPCL 6% के करीब उछलता हुआ। वरुण बेवरेजेस ब्रोकरेज बुलिश, अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली 4.5% के करीब। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में देखिए खरीदारी हो रही है 4% की और एंजल वन भी लगभग 1% उछलकर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा डेंट पड़ता नजर आया है, बजाज ऑटो उनमें से एक लगभग 5% गिरकर कारोबार कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प भी बिकवाली का शिकार हुआ 3.5% से। तो इनफैक्ट ऑटो सेक्टर में थोड़ा डेंट पड़ता नजर आ रहा है। बजाज फिनसर्व भी 2.5% और HCL टेक देखें आप तो 2.5% गिरकर कारोबार करता हुआ। पेटीएम भी देखिए बिकवाली का शिकार हुआ 4.5%। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4% के करीब लुढ़कता हुआ। टाटा टेक में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही 3% और एस्ट्रल भी 3.5% से गिरकर कारोबार कर रहा है। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम भी समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी, टेक्निकल कॉल संग हम प्रकाश गावस्कर से, मानस जायसवाल, अमित सेठ, श्रीकांत चौहान, सोनी पटनायक और जतिन गेडिया जिसे 2:20 पर दीपाली बताएंगे सरकारी बैंकों में आज तेजी क्यों है। 2:25 पर यतिन बताएंगे डिफेंस शोर में क्यों दिख रहा है दम। 2:35 पर मंगलम से जानेंगे हम क्विक कॉमर्स कंपनियों पर ब्रोकरेज की राय क्या है। 2:45 पर मिताली बताएंगे टैरिफ वॉर का दुनिया के बाजारों पर क्या है असर। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे UTI AMC के सीनियर VP एंड फंड मैनेजर सचिन त्रिवेदी जी। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस। 3:15 पर लेंगे BTST STPT कॉल्स। चलिए ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं यहाँ से और पहली कॉल पकड़ते हैं यहाँ पे। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप और कन्विक्शन क्या बन रहा है आपका इस वक्त, सेल का या फिर बाय का? देखिए, व्यू तो अभी भी थोड़ा सा कॉशियस ही है। मेरा समझना है कि हाई लेवल पे वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव के लिए आप लॉन्ग साइड पे भी प्ले कर सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे BEL में खरीदारी करने की राय रहेगी। BEL ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और मॉर्निंग से ही अगर आप देखिए तो यहाँ पर वॉल्यूम्स काफी बेहतर है और मॉर्निंग से 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक 260 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी 275 के टारगेट के लिए BEL में। ठीक है, BEL एक अच्छा काउंटर जिसमें तेजी देखने को मिल रही है। मानस जी की तरफ से बाय की कॉल यहाँ पे आते हुए। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया आज के लिए? गुड आफ्टरनून टू यू। आज जो पसंद है मुझे स्टॉक वो है चोला फाइनेंस। इसमें एक तेजी है, अच्छी जगह पर ट्रेड करा है, सेटअप सही है। ट्रेड करा है 1443, स्टॉप होगा 1433 का, 10 रुपए का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1460 के नजर आते हैं। इसमें थोड़ी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है चोला फाइनेंस।
जी हाँ, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, नो डाउट। अगर आप इसके कल के भी ऑप्शंस के स्टैट्स को रीड करें, कल के अगर आप इसके चार्ट पैटर्न्स को रीड करें, आई मीन इसमें और एक बजाज फाइनेंस में एक सुपर स्ट्रेंथ थी। और आप देखिए आज भी 0.2% ये काउंटर ऊपर और अच्छा मूव देता हुआ। अमित जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी में जो भी हमने इतना बड़ा फॉल देखा, लेकिन टाटा स्टील ने अपने 10 और 20 डेमा काफी अच्छे से होल्ड किया। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है और आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपने 10, 20 और 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो टाटा स्टील बाय करें, 136 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 145 के। 136 का स्टॉप लॉस लगाकर टाटा स्टील में खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से आते हुए। सोनी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आपने क्या पिक किया आज के लिए? मेरा यहाँ पे बाय रहेगा आरईसी पे। आरईसी में आज 18% के लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस नजर आ रहे हैं बनते हुए, फ्रेश लॉन्ग्स है ये। आरईसी फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 380, टारगेट है 410 का पहला टारगेट, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 420, 425 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ओके, सोनी जी ने पिक किया यहाँ पे आरईसी फ्यूचर्स एट 389। आरईसी लॉन्ग है, यहाँ पे रखेगा। जितेन, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ होगा, क्यूमिंस इंडिया में होगा। तो क्यूमिंस इंडिया में हमने देखा है कि वीकली चार्ट्स के ऊपर एक इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट है। हमें लगता है कि एक नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव स्टार्ट हो चुका है। ओवरऑल कैपिटल गुड्स स्पेस में अच्छी खासी अपसाइड की तरफ मूव दिखाई दे रही है। तो क्यूमिंस इंडिया में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 2800 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 3000 के टारगेट्स हैं। ठीक है, कमेंट्स में खरीदारी की राय जतिन जी की तरफ से आते हुए। मयूरेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए, जिस तरीके से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, स्पेशली आज के सेशन में अगर देखें तो निचले स्तरों से रिकवरी, लेकिन फिर भी एक रेंज में ही काम किया। ऐसे में कोई ऐसे स्टॉक्स जो अभी आपको पसंद है, आपके रडार पर है? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक आनंद राठी वेल्थ ये आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। इसके 3-4 वजह हैं। एक, अगर आप देखते हैं कि जो ओवरऑल ग्रोथ रहा है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 9 महीनों के लिए ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, ये काफी उत्साहजनक रहा है। एंड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी होपफुल कि जो एंटायर मिक्स है विद इन द एयूएम इटसेल्फ, वहां पे अगले कुछ तिमाही और वर्षों तक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगी। दूसरा, आई थिंक जो इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं एंड द बिजनेस पर रिलेशनशिप मैनेजर, ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसलिए आई थिंक जो वेल्थ कंपनीज की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है। दिस इज इन मैनेजेबल टर्म्स एज वी स्पीक। तीसरा, आई थिंक जो इन्होंने स्टार्ट ऑफ द ईयर में गाइडेंस दिया था प्रॉफिटेबिलिटी का, ये 275 करोड़ के आसपास ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी करेंगे। दे हैव रीच्ड 227 ऑड करोड़ 9 महीनों में। और अगर यही रन रेट बरकरार रहा तो जो गाइडेंस है ये आराम से एक्सीड कर लेंगे बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। सिमिलरली, आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ की हम अपेक्षा करते हैं, they fulfilled almost 76% of the entire year target in 9 months. Last but not least, जो EUM इन्होंने टारगेट किया था 80,000 करोड़ का, they have already done 76,000 crores. और ये टारगेट भी आराम से सरपास होगा। मुझे लगता है, आई थिंक जो पोजीशनिंग है, जो EPS रेटिंग, RS रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो हम कैंसिल में सारे पहलू देखते हैं, ये आनंद राठी शायद फुलफिल कर रहा है और इसलिए ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ओके, आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। चलिए, एक काम करते हैं, थोड़ा इंडेक्स को फोकस करते हैं। और देखिए, 48,400, 48,500 ये निफ्टी बैंक के बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। लेकिन अगर ये क्रॉस हो गया, मैं अभी इंडेक्स पे कॉल नहीं लेता, इंडेक्स को मैं अभी मान रहा हूँ कि 400-500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। बट अगर तेज़ी आ गई तो रादर देन फोकसिंग ऑन एंटायर इंडेक्स, सिर्फ पूरे इंडेक्स से अच्छा है किसी स्टॉक को पकड़ लें। मैं पिछले जब श्रेया इस प्रश्न का उत्तर ले रही थी मयूरेश जी से, मैं यही जज करने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन सा एक सिंगल स्टॉक फ्यूचर है जिसकी तेज़ी को मैं यहाँ से आगे भुना सकता हूँ। मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड सुबह सुबह SBI था, और इस वक्त जो स्टॉक पॉइज्ड लग रहा है थोड़ा सा, दैट्स आई थिंक HDFC बैंक। सोनी जी, कल का 1233 का स्विंग हाई था, करीब करीब 1712 का। आज मॉर्निंग का स्विंग हाई था 1712 का। अगर ये 1712 का जोन निकल गया HDFC बैंक पे, 1712, 1715, मैं सिर्फ इस क्लोजिंग पे फोकस कर रहा हूँ, तो क्या एक 15-20 रुपये का मूव आ सकता है क्या HDFC बैंक में, जिसको हम प्ले करने की कोशिश करें?
वीरेंद्र जी, मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली आ सकता है स्टॉक। जिस तरीके से अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके इमीडिएटली उसके ऊपर रिकवर किया 3-4 दिन पहले, एक सपोर्ट नजर आ रहा है वहां पे। सपोर्ट 1680 1700 बेस को होल्ड करके यहाँ पे साइडवेज अक्यूमुलेशन कर रहा है, बट कहीं ना कहीं टुवर्ड 1730 1740 के रेंज को अगेन रीटेस्ट कर सकता है। वहां पे रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आपको टुवर्ड 1780 लेवल्स नजर आएंगे। बट करंट लेवल से एक अच्छे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 1700 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, उसी सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है टुवर्ड 1740 दोबारा रीटेस्ट हो सकता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, नेक्स्ट लेग रहेगा, बट 1740 के लिए यहाँ पे एक प्ले ले सकते हैं। ओके, HDFC बैंक पे बात हो गई, तो याद रखिएगा HDFC बैंक पे नज़र रखिए, बोथ फॉर इंडेक्स एंड इटसेल्फ। HDFC बैंक के लिए 1712-15 इस जोन का अगर आप देखें कटना एक अच्छा मूव देगा। और कुछ ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं जहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। एक बार आप स्क्रीन पे लिख आइएगा प्लीज़, REC PFC का कॉम्बिनेशन अच्छा कर भी रहा है। अब याद रखिएगा वोल्टास नई तेज़ी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ। वोल्टास मेरी टीम में भी था, प्रकाश सर ने भी कॉल्स में शामिल किया था। प्रकाश सर, वोल्टास एक बहुत ही क्लीन ट्रेड रहा इस सीरीज़ में अब तक। शुक्रवार को, सोमवार को और मंगलवार को ये तेज़ी अगर आप देखें बहुत अच्छी है। और ये पूरा वो सर जो फरवरी फर्स्ट वीक का सप्लाई था उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। 1400 के कॉल को ट्रैप किया इसने। प्लीज़ 1400 की स्ट्राइक रखिएगा स्क्रीन पे। क्या लग रहा है सर कि मतलब इस सीरीज़ में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है क्या? 1450 1460 के जोन के लिए इनिशियली? बिल्कुल, इनफैक्ट ये मेरा BTST कॉल मैंने चुन के रखा था। मेरे ख्याल से 1500 तक जाना चाहिए। 1416 पर ट्रेड कर रहा है, सेटअप सही है, एक अपमूव मिला, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक अपमूव मिला, इसमें एक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मोमेंटम बढ़ रहा है। स्टॉप लगाना पड़ेगा 1400 का, ज्यादा नहीं। मेरे ख्याल से 1500 तक जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, 1 या 2 दिन दीजिए। वोल्टास अच्छा लग रहा है। लग रहा है वोल्टास 1500 तक जा सकता है, गावा सर कह रहे हैं। और इनफैक्ट अच्छी तेजी भी हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। एक एसी पैक का एक और स्टॉक रखते हैं स्क्रीन पर आपके सामने, ब्लू स्टार रखिए। 4 दिनों में 20% करीब इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। आज भी तेजी, कल भी इसमें तेजी देखने को मिल रही थी, बात भी कर रहे हैं हम लगातार इस तरीके से। अब बताइए अमित जी, ब्लू स्टार इस पे क्या करना चाहिए? जिनके पास है वो भी होल्ड करके चलें, और या जो चाहते हैं अभी जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो क्या हिदायत रहेगी फ्रेश एंट्री के लिहाज से भी? जी श्रेया जी, जिस हिसाब से पिछले 2 दिनों में मूव देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। कल के सत्र में भी वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे, आज के सत्र में भी काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं। ये बात जरूर है कि ऊपर से इंट्राडे हाईज जरूर इसने गिव अप कर दिए हैं, बट अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे। कैश का स्टॉक है, 1950 का स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को होल्ड करें फॉर प्रोबेबल टारगेट्स ऑफ 2200। ठीक है, तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। टारगेट प्राइस भी बता दिया गया है। चलिए अब एक और सेक्टर की बात करते हैं। ऑटो सेक्टर रखिए स्क्रीन पर। इसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है ऑटो इंडेक्स आज के सेशन में। और इनफैक्ट एक स्टॉक इससे, बजाज ऑटो, ये पिछले 2 दिनों में सबसे ज़्यादा क्रैक हुआ है। 5% की गिरावट पिछले 2 दिनों में देखने को मिल रही है। देखिए आज भी लगभग 5% के करीब ही गिरकर कारोबार कर रहा है। 52 वीक लो के आसपास है ये। और लेकिन इस पर करना क्या चाहिए बताइए मानस जी? बजाज ऑटो में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, क्या ये स्टॉक अभी फिलहाल हाथ लगाने लायक है या फिर अभी इट्स अ नो फॉर यू? अभी भी वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए 100 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है। हालांकि 4-5 दिनों की बड़ी गिरावट थी, तो बाउंड बैक बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव लगता है। 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 6500 के आसपास हो सकता है, जो कि 200 वीक मूविंग एवरेज है। इसलिए बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है, और खरीदारी केवल 8400 के ऊपर करनी है। चलिए अब थोड़ा सा क्रिकेट की बात करते हैं। देखिए अभी कुछ देर में जो इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 है उसके ऊपर स्टैट्स आ जाएंगे। बट मयूरेश जी, दुबई में एज ऑफ नाउ इंडिया ने चेस भी ठीक ठाक किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और डिफेंड भी कर लिया। और न्यूजीलैंड का मैच भी काफ़ी शानदार रहा। 205 पे वो ऑल आउट हो गए थे। तो क्या लग रहा है आज का मैच? बस मेरे को दिक्कत आती है ट्रेविस हेड की। ये जनाब जो है ना, एक तो अकेले काफ़ी थे ये, और अपने साथ एक जोड़ीदार और ढूंढ के ले आए ओपनर। क्या लग रहा है? पहले बल्लेबाजी है ऑस्ट्रेलिया की, थोड़ा सा इस पिच पे आसान था। टारगेट सेट करके उसको डिफेंड करना ज़्यादा अच्छा रहता ना, टफ नहीं करा मतलब, है ना?
नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक जो टीम चेस कर रही है वहां पे आप देख रहे हो कि थोड़ा बॉल होल्ड बैक हो रहा है सेकंड इनिंग्स में, बट उम्मीद यही है कि आज हेड हो या टेल हो, हम पूरी साफ कर दें ऑस्ट्रेलियन साइड। ट्रेविस हेड इज टफ गाय, आई मीन वो वाकई टफ है, लेकिन क्या लगता है आज भी भारत 4 स्पिनर्स के साथ उतरेगी क्या? स्पिनर्स ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं इस पिच पे, है ना? लास्ट में आप देखिए पिछले मैच में शुरुआती एक विकेट जो था वो हार्दिक पांड्या को गया था, उसके बाद द क्लीन स्वीप स्पिनर्स का। तो क्या लग रहा है स्पिनर्स आज है? यस आई थिंक स्पिनर्स विल डोमिनेट, और अगर हमने ऊपर हेड और को निकाल दिया तो लगता है वी विल रिस्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलिया 225, और अगर वैसे हो गया तो आई थिंक भारत की जीत निश्चित। 25 तक अगर रेस्ट्रिक्ट कर दें अगर ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरीके से, बट सी आई मीन लेट्स सी, क्योंकि ये दुबई में ज़्यादातर जो पिछली पिच भी थी ना, शायद उसी ग्राउंड में मैच भी है, मैक्सिमम स्कोर 286 था और मैक्सिमम जो रन चेज हुआ था वो 266 के आसपास था। तो देखते हैं क्या होता है। अमित जी, आपकी राय क्या है कि आज प्लेयर ऑफ द डे क्या होगा इंडिया की टीम से, बॉलर या फिर कोई बैट्समैन? हालांकि ज़रूरत अब बैट्समैन की है। जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि शुभम गिल विल बी द प्लेयर ऑफ द डे। आई थिंक वो अच्छा चेस करेगा एंड मुझे लगता है वो सेंचुरी लगाएगा। साहब के आज कितने विकेट लग रहे हैं आपको? मैं बताऊं, जब पिछला मैच था और वो जब शुरुआती एक छक्का वो लगा था ना, हमें बॉल काफ़ी ऊपर गई थी, वो कैच छोड़ा था उन्होंने, फिर वो उन्हीं के पैर से बॉल ड्रैग हो गई थी 4 रन के लिए। मैं कह रहा था यार ये कैसी शुरुआत है चक्रवर्ती की यार, क्योंकि आईपीएल में बहुत अच्छा खेलते थे, बट मज़ा आया उनकी बॉलिंग देख के ना आपको? जी काफी अच्छी बॉलिंग, और जिस हिसाब से उनके फ्लिपर्स आ रहे हैं, मुझे तो पुराने जमाने में शेन वॉर्न याद आ रहा है। जिस हिसाब से स्पीड से पैड पे बॉल आती है, आई थिंक दैट मेक्स इट डिफिकल्ट एट टाइम्स, स्पेशली फॉर अ बैट्समैन। दीपाली भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। दीपाली, क्या लग रहा है आज का प्लेयर ऑफ द डे? वीरू, मैं तो जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की लिस्ट है उसी पर बेट करूंगी, विराट कोहली। लेकिन इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये मैच, और फैंस को तो बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि 2016 से 21 के दौरान जो भी मैचेस हुए ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंडिया ने जीत हासिल की है, तो लग रहा है कि वही शायद रिपीट हो। तो एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हाई हैं और इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली रहेगा ये मैच भी। हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगा। जतिन, आपकी राय? मतलब आप देखते हैं क्रिकेट, और आपको क्या लगता है? आई मीन ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज आई मीन ए टफ अपोनेंट, आई मीन स्पेशली फाइनल्स में और सेमीफाइनल्स में। क्या लग रहा है कौन मैच ऑफ द डे और सबसे ज़्यादा दारोमदार किस चीज़ पे होगा आज? आई थिंक टुडे इट्स डे फॉर कैप्टन टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। हमें लगता है कि रोहित शर्मा एक अच्छी खासी इनिंग्स खेले, या तो एक लंबी इनिंग्स खेले जिसके वजह से चेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हमें लगता है कि एक रोहित शर्मा अच्छी खासी इनिंग्स खेल सकते हैं आज। रोहित शर्मा अच्छी खासी अपनी खेल सकते हैं और उन्हें खेलनी भी चाहिए। और मेरे को याद है वो नवंबर का ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल, रोहित ने बहुत अच्छी एक स्टार्ट दी थी, लेकिन सडनली आई थिंक एक शॉट के चक्कर में शायद वो मेरे ख्याल से स्क्वायर ऑफ में कैच आउट हो गए थे। लेकिन लेट्स सी आज क्या होता है। जतिन कह रहे हैं कि आज लीड करना चाहिए रोहित शर्मा जी को। आपकी राय? अभी सोनी जी, आप मैच देखती हैं क्या, और आपके अनुसार कौन होगा आज प्लेयर ऑफ द डे? वीरेंद्र जी, मैच देखती हूँ और क्रिकेट खेलती भी हूँ काफी टाइम से। ओहो, हाँ। इनफैक्ट सारे स्पोर्ट्स खेलती हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल। नहीं, ये गली क्रिकेट है या कहीं वैसे वाकई खेला है आपने? टर्फ पे खेलती हूँ। इनफैक्ट काफी टाइम तक इन स्कूल आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओडिशा आल्सो फॉर वुमेन्स टीम। सो मेरे ख्याल से आज इनफैक्ट स्पिनर्स पे रहेंगे, बॉलर्स अच्छे काफी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया से आज वरुण चक्रवर्ती ही बनेंगे मैन ऑफ द मैच। एंड काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी लास्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सो आई थिंक अगेन आउट परफॉर्म कर सकते हैं। वाकई, मतलब मेरे ख्याल से अगर मैं लास्ट मैच को देखूं, पूरे मैच को, तो उसमें कोई राय नहीं है कि चक्रवर्ती की जो बॉलिंग थी और जो उनके फ्लिपर्स थे, काफ़ी समय बाद, आई मीन स्पेशली वो जो सेकंड लास्ट विकेट था उनका, कुंबले की याद आ गई बहुत दिनों बाद। क्यों अभी जिगल तो नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, है ना? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, कुंबले की एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, और सेम चीज हम देख रहे हैं वरुण में। जिस हिसाब से, जिस स्पीड से बॉल पैड पे आती है, तो इट रिमाइंड्स ऑफ अनिल कुंबले आल्सो। तो आई थिंक वेरी गुड स्पिनर, एंड लेट्स होप विल डू अच्छा करेगा आज। अभी इस डिस्कशन को हम यहीं तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और टीम इंडिया को एक बार फिर से इस पूरे स्क्रीन से, CNBC आवाज़ के मंच से
और इस 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की अगर आप देखें तो तरफ से शुभकामनाएं। दुबई में मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है और भारत के 11 खिलाड़ियों में जो कि न्यूजीलैंड के साथ उतरे थे मैच में विजयी हुए थे, कोई परिवर्तन नहीं है। श्रेया, ओवर टू यू। आपको क्या लग रहा है, कौन सा खिलाड़ी मैं पूरी डिस्कशन सुन रही थी सर, और मैं चाहती हूँ कि विराट कोहली ने जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट इस बार परफॉर्मेंस दी है वो रिपीट कर दे और वैसी सेंचुरी। और मैं चाहती हूँ कि, और हालांकि मैं देख भी रही थी विनिंग प्रोबेबिलिटी, तो मैक्सिमम लोग इंडिया पे ही बेट लगा रहे हैं कि इंडिया विन हो सकता है। इट्स अ विन विन फॉर इंडिया, आई एम चीयरिंग फॉर इट। और सभी दर्शक बहुत उम्मीद लगाकर बैठे, एक्साइटेड हैं। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएसयू बैंक्स की। बैंक्स पे थोड़ी देर पहले चर्चा भी हो रही थी और देखिए आज सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल सिटी की तरफ से एसबीआई को मिले डबल अपग्रेड से पूरे सरकारी बैंकिंग स्पेस में ही जोश हाई हो गया है। पीएसयू बैंक के एक्शन के बारे में बताने के लिए दीपाली जुड़ी हुई है। दीपाली, बताइए क्या है खबर। थैंक यू श्रेया। और तमाम सरकारी बैंकों में जो तेजी देखने को मिल रही है उसका पूरा क्रेडिट एसबीआई को ही जाता है, क्योंकि उसी की वजह से सेंटिमेंट सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल सिटी की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहां पर आगे के ग्रोथ को लेकर काफ़ी बुलिश ब्रोकरेज हाउस दिखाई दे रहा है। डबल अपग्रेड किया है क्योंकि पहले रेटिंग सेल की थी, सेल के बाद यूजुअली ऐड होता है और उसके बाद बाय होता है, लेकिन सीधे सेल से बाय की बात की है सिटी ने। और जो टारगेट हैं पहले 720 के थे, अब 830 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दे रही है। 3-4 मेजर ट्रिगर पॉइंट्स हैं क्यों बुलिश है ब्रोकरेज हाउस एसबीआई पर। शार्पर निम फोकस, सस्टेन ग्रोथ, वैल्यूएशन इनएक्सपेंसिव, और जो स्टॉक है वो 0.85 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशंस बेहतर, आगे की ग्रोथ अच्छी और मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रह सकते हैं आगे। ये मेजरली ट्रिगर्स हैं। क्या कहा है सिटी ने एसबीआई को लेकर? पहला तो उन्होंने ये कहा है कि मैनेजमेंट ने रिसेंटली जो अपना लायबिलिटी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव शुरू किया है वो बेनिफिट पहुंचाएगा आगे की ग्रोथ को लेकर। एसबीआई ने रिसेंटली ये कहा है कि जो उनके निम्स हैं वो 3% से ऊपर रहेंगे, लेकिन ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो निम्स हैं वो 2.9 से 3% के बीच में रह सकते हैं FY25 से FY27 के बीच में। 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं क्यों यहाँ पर मार्जिन्स बेहतर होंगे और एसेट क्वालिटी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। पहला तो ये कि बैंक सक्सेसफुल रहा है अपने रिटेल स्लिपेजेस को, जो अनसिक्योर्ड रिटेल स्लिपेजेस हैं उनको कंटेन करने में। अब ये 0.5% के आसपास हैं। जो इनका SMA2 पूल है यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट पूल जो है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिली है, और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी कर्टेल हुई है इन लेस देन 50 बेसिस पॉइंट। इनफैक्ट जो एनबीएफसी लेंडिंग को लेकर जो रिस्क वेट रिस्टोरेशन हुआ है उसका बेनिफिट भी मिलेगा एसबीआई को, और इस वजह से इनका जो CET1 यानी कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो है वहां पर 25 से 30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एसबीआई जो लोन ग्रोथ रहेगी एसबीआई में वो 13 से 14% के रेंज में रहेगी, और इसीलिए जो ओवरऑल अर्निंग एस्टिमेट है एसबीआई के लिए अगले 2 सालों के लिए वो ब्रोकरेज हाउस ने 1 से 2% अपवर्ड साइड रिवाइज किए हैं। तो बेटर अर्निंग आउटलुक, बेटर एसेट क्वालिटी, गुड मार्जिन और वैल्यूएशंस इंपॉर्टेंटली अट्रैक्टिव दिखाई दे रही हैं, इसीलिए ये डबल अपग्रेड एसबीआई को किया गया है। बिल्कुल, सिटी की ओर से ये डबल अपग्रेडेशन और काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। थैंक यू दीपाली तमाम जानकारी के लिए। एसबीआई स्टॉक रखी स्क्रीन पे जो तेजी देखने को मिल रही है, पूरा पीएसयू इंडेक्स से इसके बदौलत आज 2% के करीब तेजी दिखा रहा है। एसबीआई ने काफी पेशेंस टेस्ट तो किया है अपने इन्वेस्टर्स का। गावा सर, एसबीआई क्या लग रहा है? वैल्यूएशन कंफर्ट तो सिटी को दिख रहा है, पर आपकी एनालिसिस क्या कहती है? चार्ट्स में वो स्ट्रेंथ नजर आ रहे हैं? क्या 900 वाला लेवल दिखेगा जिनके पास से वो होल्ड करके रखें, और जो चाह रहे हैं कि इस वैल्यूएशन के हिसाब से क्योंकि अब भी अट्रैक्टिव है तो फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी क्या इस लेवल पर? बिल्कुल, मेरे ख्याल से एसबीआई मुझे पसंद है। आज सुबह क्विक सिंगल पे था, उसका टारगेट 720 का था, करीब 720 के आसपास ही है। लेकिन मुझे ये अब भी अच्छा लगता है एसबीआई जो सेटअप बना है कल का और आज का जो बार देखेंगे उसके हिसाब से लगता है 740 750 ये एक जोन है। एक बार वहां चला जाए तो फिर 780 का भी दायरा खुल जाता है अगर मार्केट में अपूर्ण मिलता है। लेकिन यस, एसबीआई में काफी शॉर्ट कवरिंग नजर आती है और बाइंग सिर्फ आने की जरूरत है। जिम एसबीआई में बाइंग है, हाउस व्यूज के मुताबिक अगर आप देखा जिसने रिएक्ट भी किया। दरअसल अगर आप पिछले 5 दिन को देखें, बावजूद इसके कि निफ्टी बैंक उतना क्रैक नहीं हुआ, जैन लोस को नहीं तोड़ा, लेकिन एसबीआई में कोलैप्स वाकई बहुत ज़्यादा था। एक दो स्टॉक्स में और रखूँगा स्क्रीन पे जहाँ पे आपको भले ही इंडेक्स एक रेंज में रहे बट ट्रेड्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। उसमें जरा प्लीज़ स्क्रीन पे रखिए लेट्स ब्रेक एसबीआई कार्ड्स। मानस एक वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री है इस स्टॉक की, और आप देखिए ना
मैं बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे इस CY25 की कैलेंडर वर्ष 2025 की। ये सुपर स्विंग जनरेट करता है, फिर कोलैप्स होता है, एक बार इंट्राडे में 20 डेमा को वायलेट करता है, और ऐसा आज ही नहीं हुआ, ऐसा 14 जनवरी को हुआ, चार्ट रखिएगा प्लीज़ एक बार, ऐसा 29 जनवरी को हुआ, ऐसा ही 12 फरवरी को हुआ, और ठीक आज हुआ। कार्बन कॉपी प्राइस पैटर्न है ये पिछली 4 बार की। एक पिक करने के लिए ट्रेड जो कि जिग जैग फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ जा रहा है और अच्छा बेस क्रिएट कर चुका है 800 पे, क्या ये एक अच्छा जोन है? देखिए, दोनों नजरिए से अगर आप देखें, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ट्रेडिंग के मौके बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो अगर आप बिल्कुल 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना चाहें तो आप मेरे ख्याल से 850 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे 824 के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पैटर्न्स है उसको देख के तो मेरा समझना ये है कि अगर आपके पास समय हो, आपके पास 6 से 8 महीने का समय हो, और इस वीक मार्केट में आप कहीं पर बेट लगाना चाहते हो आने वाले 6 से 8 महीने के लिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली SBI कार्ड एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 1050 तक के भाव आने वाले 6 से 8 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 740 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1050 के टारगेट सेट करिए। कार्ड्स एक वाकई बहुत अच्छा मूव जनरेट कर रहा है और एक वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री में इस वक्त मूव करता हुआ। अच्छा, आज सुबह सुबह जो 1-2 रिस्क थे जो हमारे सामने, उसमें एक था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी। हालांकि रिलायंस अभी आउट ऑफ रिस्क बिल्कुल नहीं आया। रिलायंस अभी भी 1166 पे, अभी भी हम कल की बॉडी में एंटर नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस डिस्कशन को यहीं पे स्थगित करता हूँ, क्योंकि अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं है इसमें। और एक चार्ट रखिएगा अब इसके बाद, जो मैं आई थिंक OI में और ऑप्शंस के स्टेप्स के हिसाब से जोड़ के लाया था। दैट्स आई थिंक श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस को रखिएगा। जतिन, एक बार श्रीराम फाइनेंस को देखिएगा, और मेरे ख्याल से विद चोला, विद NBFCs में, और इन NBFCs विद चोला, और एक है बजाज फाइनेंस। श्रीराम की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। अभी आपका टेक क्या है इस पर? कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड? नहीं, अगर जो मैं ट्रेड लेना चाहूंगा तो लॉन्ग साइड की तरफ कैश में ही ट्रेड लेना चाहूंगा। हमें लगता है इसका जो अप मूव है वो 20 रुपीज का, यानी करंट लेवल से अराउंड 3 to 3.5% अपसाइड दिखाई दे रहा है। 655 तक के लेवल्स तक का अपसाइड मूव पॉसिबल है इसमें। तो ये जो नया स्विंग आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टार्ट किया है, उसका अपसाइड टारगेट है 655। करंट लेवल्स पे अगर जो कोई लॉन्ग पोजीशन लेता है तो उसको 618 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस डे हाई के लेवल पर कारोबार करता हुआ अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। चलिए अब कोई और सेक्टर की बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। इसमें भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल है कि क्यों दौड़ रहे हैं डिफेंस शेयर और इनमें क्यों है एक्शन, बताने के लिए यतिन जी जुड़े हुए हैं। यतिन जी, बताइए क्या है खबर? तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन और रशिया मामले को हाथ में लिया है, यूरोप से एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया है। येस्टरडे अगर आप देखें तो यूरोप ने एक बहुत बड़ा डिफेंस पैकेज जो है अनाउंस किया, जहां वो रियाम यूरोप अगेन के दायित्व के साथ सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज $500 बिलियन तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और परचेसेस का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। आज भी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कि करीब $150 बिलियन की क्रेडिट लाइन यूरोपियन यूनियन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए यूरोपियन कंपनीज को दे सकते हैं। इसके चलते येस्टरडे हमने देखा कि जो जर्मन मार्केट्स हैं और जो फ्रेंच मार्केट्स हैं, यहाँ डिफेंस शेयर्स के ऊपर जाने की वजह से ज़बरदस्त इंडेक्स लेवल पे भी तेज़ी आई। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जिस तरीके से आपको मोमेंटम दिखा है थेल्स, डसॉल्ट एविएशन, राइन मेटल, लियोनार्डो और बे सिस्टम्स में, तो कहीं ना कहीं लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं भारतीय डिफेंस कंपनीज के साथ। अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते ही जो EU की जो चेयरपर्सन है, ये प्रेसिडेंट के तौर पे इंडिया में आई, डिफेंस टाइज को डीपन करने के ऊपर चर्चा हुई। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री है वो यूरोपियन यूनियन के डिफेंस सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ की जो EU की प्रेसिडेंट है उर्सुला, उन्होंने भी कहा कि जो सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप है वो भारत के साथ गहरी करनी चाहिए, क्योंकि आप रशिया से, चाइना से या US से आर्म्स नहीं खरीद सकते। तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक रोल प्ले करना हो सकता है सप्लाई चेन में, जिसके वजह से भारतीय डिफेंस कंपनीज भी ज़ोरदार तेज़ी में है। अगर हम इंडिया टारगेट्स देखें 2029 के, तो भारत के जो डिफेंस टारगेट्स हैं वो साल 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स की बात करता है
और डोमेस्टिक प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का करने का टारगेट भारतीय कंपनियों के लिए रखा गया डिफेंस क्षेत्र में। अभी वो करंट फिगर करीब 1.25 लाख करोड़ है, तो यहाँ से लगभग 3 गुना प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है इसी तर्ज पे। तो कहीं ना कहीं भारतीय कंपनी को इस पूरे मामले पे फ़ायदा हो सकता है, खास करके यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनरशिप्स करके इस तर्ज पे अगर आप देखें, चाहे वो BEL हो, BDL हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, GRSC हो, बहुत सारी कंपनीज में आप एक ज़बरदस्त 4 से 5% तक का सॉलिड अपमूव देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आकलन पेश किया यतिन ने यहाँ पे। और मयूरेश जी, शनिवार की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति और ज़ेलेंस्की की हुई, उसके बाद और सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है, जब वो यूरोप पहुँचे और जिस प्रकार का स्वागत और अभिवादन उनका वहाँ पे हुआ, एक बात तो क्लियर थी कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस कार्यकाल में बहुत मतभेद होंगे अमेरिका और यूरोप के बीच में। और कितने सारे अगर आप देखें अब कॉम्बिनेशंस बन गए हैं। आई मीन US अकेला, उसके बाद यूरोप, उधर रशिया, अब US ने अगर आप देखें अपने डिफेंस असिस्टेंस जो थी वो यूक्रेन को समाप्त कर दी, फिर एक तरफ चाइना, पाकिस्तान, आई मीन कितने क्रॉस कॉम्बिनेशन। आई थिंक इंडिया इस बीच में कंफर्टेबल पोजीशन में है। अभी यतिन ने एग्जैक्टली हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स टुवर्ड यूरोप उसकी बात कही। और मुझे याद है जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई थी तो बहुत सारी कंट्रीज़ जहाँ पे रशियन एक्सपोर्ट्स थे वहाँ पे इंडिया ने मार्केट कैप्चर किया। वहाँ पे बहुत सारे जो सर्विस और ओवरहॉलिंग के काम थे वो BEL ने करे थे, सुखोई के। आपको क्या लगता है, आई मीन ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट कितना महत्वपूर्ण है, और आप इस सिंकिंग डिफेंस में से क्या पिक करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से सिंक हो रहे थे स्टॉक्स? एब्सोल्युटली वीरू जी, अगर आप देखें जो डिफेंस में एक्सपोर्ट्स का हमारा शेयर था 2014 में और जो 2024 में एक्सपोर्ट्स का एक परसेंटेज है, वहां पे एक जबरदस्त इजाफा देखने मिला है। दूसरा आप देखें कि जो अपनी टेक्नोलॉजी है भारत की, जो हमने इंडिजिनियसली डेवलप की है, वो मिसाइल्स हो, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस के मिसाइल्स हो या लाइट एयरक्राफ्ट हो जो तेजस के फॉर्म में है, यहाँ पे जबरदस्त डिमांड हो सकती है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से तो आ ही रही है, but you're probably also looking at export orders happening in the rest of the world. ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, और अगर यूरोप अपनी स्पेंडिंग बजट्स ऑब्वियसली वॉलेट्स इंक्रीज करना चाहता है, तो आउटसाइड द डिफेंस प्लेयर्स हु आर प्रोबेबली एग्जिस्टिंग इन यूरोप, जिनके जबरदस्त मूव्स के कल के सेशन में जैसे मोटा भाई ने कहा, मुझे लगता है आई थिंक इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स एक अच्छा शेयर गार्नर कर सकते हैं आउट ऑफ दैट एक्सपोर्ट पाई। इसलिए आई थिंक BEL जैसा स्टॉक बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है in terms of not only the existing order book, but expectations यही हैं कि अगर fresh orders आते हैं, global orders आते हैं, वो और भी बेहतर margins के साथ हो सकते हैं, which gives them operating leverage. आज हम HAL की बात करते हैं, already probably they are looking at more export orders coming their way. Servicing related orders, maintenance orders और existing order book वापस काफी तगड़ी है, जो अगले 4 या 5 वर्षों की visibility देती है। तो इसलिए मुझे लगता है I think defense as a pace, big picture argument obviously stays in favor. But particularly stocks like BEL या HL probably थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, assuming what is probably happening domestically भी, और अगर एक्सपोर्ट से थोड़ा मार्केट शेयर गेन होता है स्पेसिफिकली यूरोपियन रीजन से, तो आई थिंक ये प्लेयर्स को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। जी BEL आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी कॉल पे आऊँ उससे पहले आपने कोटक सिक्योरिटीज़ में आप लोगों जो आपका जो वीकेंड एनालिसिस था या फिर कल या परसों का जो एनालिसिस था, उसमें डिफेंस में क्या पिक किया? लोअर ट्रेजेक्टरीज में आप लोगों ने कुछ ऐड किया हो तो बताइएगा, मिड कैप में या फिर आपके डेरिवेटिव स्टॉक्स में HL BEL में? बिल्कुल। तो देखिए, अभी जैसे इस ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बना हुआ है और हमने ये देखा है कि जो डिफेंस के स्टॉक है उसमें काफी कई दिनों से स्टेबिलिटी आ गई है। स्टॉक्स एक ही लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट कि जिसमें पोजीशन है वो स्टॉक थोड़े से गिरे हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर टेक्निकल फॉर्मेशंस को देखें तो स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि माझगांव डॉक ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें एक काफी अच्छा एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बन रहा है, काफी लंबा ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, और अगर यहाँ से इसमें तेजी बनती है तो स्टॉक कम से कम वापस से एक बार 2700 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है, 2150-2200 के करीब इसे लेना चाहिए।
अगर कोई पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है तो 1950 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन मुझे लगता है 2500-2700 के टारगेट्स दिख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो मार्केट एक लेवल पे आ चुका है, अगर इन लेवल से अगर मार्केट में तेजी अगर आती है, पुल बैक अगर आता है, तो हमें लगता है ये हाई बीटा स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें काफी अच्छा रिवर्सल आज बना हुआ है, करेक्टिव पैटर्न भी कंप्लीट हुआ है, और अगर इसमें भी तेजी बनती है तो स्टॉक 290 के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, माझगांव डॉक दोनों में हमें लगता है कि तेजी बन सकती है। तो मज़गांव डॉक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करंट लेवल से अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है, श्रीकांत जी का कहना है। चलिए, तो बात हुई डिफेंस स्टॉक्स की, लेकिन श्रीकांत जी आज के सेशन के लिए आपने क्या पिक किया है? देखिए, आज के लिए अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट हमें फार्मा स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। लुपिन लेबोरेटरीज में तेजी बनी है, डेविस का फॉर्मेशन अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर कोई स्पेसिफिक कॉल अगर लेना है तो ग्लेनमार्क फार्मा को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। 1335 चला, 1340 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, और लगता है कि स्टॉक 1400-1420 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 1330-40 के रेंज में से खरीदे, 1310 का स्टॉप लॉस रखें, और 1400-1420 के टारगेट्स नजर आते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक SBI कार्ड्स, इसमें भी अपना एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हुआ है, और अगर SBI कार्ड्स में तेजी बनती है तो ये स्टॉक यहाँ से 870-875 के लेवल्स दिखा सकता है, बट इन द लॉन्ग रन मुझे लगता है स्टॉक 900 के लेवल्स को भी क्रॉस करते हुए नजर आएगा। तो करंट लेवल से यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 815 के स्टॉप लॉस के साथ SBI कार्ड्स को भी लॉन्ग किया जा सकता है। तो ग्लेनमार्क फार्मा सेक्टर से और SBI कार्ड आपको पसंद आ रहे हैं, दोनों स्टॉक्स में खरीदारी के राय, और हम डिस्कशन भी कर रहे थे SBI कार्ड पे इनफैक्ट। लेकिन ये तो पिक्स की बात हुई है श्रीकांत जी, और दो स्टॉक्स में आज इनफैक्ट हमें तेजी देखने को मिल रही है, स्विगी और जोमेटो की। और स्विगी देखिए ये भी तेज होकर कारोबार कर रहा है, जोमेटो में भी अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई बुलिश, और अब स्विगी पर 127% का अपसाइड पोटेंशियल का टारगेट दे दिया है, वहीं जोमेटो में भी 40% का इजाफा देख रहे हैं ब्रोकरेजेस। आपको कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक, आपकी राय क्या होगी क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर? तो अगर क्विक कॉमर्स स्पेस की अगर बात करें तो जैसे इनमें सेल ऑफ अभी बना हुआ है, मुझे लगता है कि थोड़ा और हमें इसमें वक्त देना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स देखने के लिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन लेवल्स पे ले लो और इमीडिएटली कुछ विद इन नेक्स्ट 3-6 मंथ्स में काफी बड़े टारगेट्स आएंगे। हमें लगता है कि ये क्वार्टरली नंबर्स भी काफी क्लोजली स्ट्रीट वॉच करेगा, उसी के बाद बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो एट प्रेजेंट तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। 210 के करीब जोमेटो का अच्छा खासा सपोर्ट है, और अगर हायर लेवल्स पे देखें तो मल्टीपल टाइम से स्टॉक 240-45 में रुकते हुए नजर आया है, तो एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। और स्विगी में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी 325 से लेकर 370 के लेवल्स नजर आते हैं, इन्हीं रेंज के अंदर ये ट्रेड करते हुए नजर आएगा। बट 370 के करीब अगर आता है स्विगी, तो मुझे लगता है कि वहां पे कुछ मुनाफा वसूलना चाहिए अगर ट्रेडिंग पोजीशंस हो। और अगर जोमेटो अगर ये 250 के करीब अगर आता है, 245-250 के करीब, तो इसमें भी पोजीशंस कम करनी मुझे लगता है कि फायदेमंद हो सकता है। लेवल्स बता दिए गए हैं और उस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है, लेकिन तेजी क्यों है इसके पीछे भी कारण है। और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई जैसा कि मैं बता रही थी, लेकिन और डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए मंगलम बताइए क्या है खबर। तो ये काफ़ी दिलचस्प नोट आया है ICICI सिक्योरिटीज़ का क्विक कॉमर्स कंपनीज़ पे। क्विक कॉमर्स कंपनीज़ जो लिस्टेड स्पेस में जोमेटो और स्विगी हैं, वो हमेशा सबके नज़र में रहते हैं। कल हमने रामदेव जी से भी सुना कि वो कह रहे थे कि क्विक कॉमर्स की जो कंपनीज़ हैं वो अभी वैल्यूएशन उनका थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया है। ICICI सिक्योरिटीज़ के चैनल चेक्स ने ये दर्शाया है कि जो पीक डिस्काउंटिंग थी, प्रोडक्ट लेवल डिस्काउंटिंग क्विक कॉमर्स कंपनीज़ पर, वो नवंबर और दिसंबर और जनवरी तक पीक हो गई थी। उसके बाद हम डिस्काउंटिंग वहाँ पर कम देख रहे हैं, एटलीस्ट प्रोडक्ट लेवल पर। अब प्रोडक्ट लेवल डिस्काउंटिंग क्या होती है? समझिए आपने कोई क्विक कॉमर्स ऐप डाउनलोड किया है, वहाँ पर आप एक साबुन खरीदने जा रहे हैं, उस पर 30% आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बल्कि कार्ट लेवल डिस्काउंटिंग है, ये प्लेयर्स ने चालू कर दिया है। कार्ट लेवल डिस्काउंटिंग क्या होती है कि समझिए आपने 4-5 चीज़ें खरीदी है, उसका टोटल करीब 100 रुपया होता है, तो वो कार्ट आपको प्रॉड करेगा कि आप एक काम कीजिए, 150 रुपये का सामान और ख़रीद लीजिए, तो आपको हो सकता है 50 रुपये ऑफ मिले। इससे दो चीज़ें होती है, सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और दूसरा ऑर्डर वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि अगर आपको प्रमोट किया जा रहा है कि 200 की जगह 250 रुपये का सामान ले लीजिए एट्सेट्रा, तो उससे काफ़ी पॉजिटिव मूव हो सकता है क्विक कॉमर्स कंपनीज़ में। हाँ, डिस्काउंट भले ही ज़रूर होंगे,
पर ये थोड़ा सा रैशनल कंपटीशन होगा, ना कि अंधाधुंध डिस्काउंट प्रोडक्ट लेवल पर किया जाए जिससे इन कंपनीज़ को लॉस हो। और ये कंपनीज़ ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं अपने टॉप से। तो एक साल का अगर आपके पास, एक साल से ज़्यादा का अगर आपके पास होल्डिंग पीरियड है तो ICICI सिक्योरिटीज़ कहती है कि कंपेलिंग वैल्यूएशंस है। उनके पास जोमेटो पर 310 रुपये का टारगेट प्राइस और बाय रेटिंग है, और स्विगी पे 740 रुपये का टारगेट प्राइस और बाय रेटिंग है। बिल्कुल, ICICI सिक्योरिटीज दोनों ही स्टॉक पर बुलिश। शुक्रिया मंगलम तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब एक और स्पेस की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट आज EMS शेयरों में भी एक्शन दिख रहा है। क्यों है शेयरों पर फोकस और पूरे सेक्टर पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है, ये बताने के लिए उपासना जुड़ी हुई है मेरे साथ। बताइए उपासना, क्या है खबर? इन्वेस्टेक ने पॉजिटिव नोट निकाला है EMS कंपनीज में, जो कि काफ़ी फोकस में रहे हैं। शार्प करेक्शन के बाद इन्होंने अपग्रेड किया है रेटिंग्स केन्स टेक्नोलॉजीज और सिरमा SGS का सेल से होल्ड पर। ये बता रहे हैं कि वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी EMS स्पेस में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन इन्वेस्टेक ने काफ़ी की कंसर्न्स रेज किए हैं, जैसे कि हाई बैरियर टू एंट्री, हाई वर्किंग कैपिटल और वीक कैश फ्लो जनरेशन ये PCBA कंपनीज में। लेकिन इन्वेस्टेक दो स्टॉक्स को प्रेफर कर रहे हैं विद इन EMS स्पेस, जो कि है डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइजेस। डिक्सन की बात करें तो डिक्सन का कैपिटल एफिकेसी, कॉस्ट कंपेटिटिवनेस और मैनेजमेंट का अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच जो है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते हुए वो इनको प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीयर कंपनीज़। अभी एम्बर की बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये बिज़नेस, ये कंपनी का काफ़ी स्ट्रेस में है क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रेशर बढ़ते जा रहा है। लेकिन कंपनी का अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे बिजनेस की बात करें तो इनमें काफ़ी अच्छे इम्प्रेसिव ROICs दिखा रहे हैं, जिसके चलते हुए ये ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं कंपनी के आगे जाते हुए। तो ये दो फैक्टर्स की वजह से इन्वेस्टेक प्रेफर कर रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और एम्बर एंटरप्राइजेस, और अपग्रेड किया रेटिंग्स केन्स टेक्नोलॉजीज़ और सिरमा SGS। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे डिक्सन और एम्बर एंटरप्राइजेस के लिए। मीनवाइल मैं आऊँगा इन स्टॉक्स पे, लेकिन मैं बताऊँ वैसे लगभग 3 ओवर हो चुके हैं, 2.5 ओवर्स, 4 रन है ऑस्ट्रेलिया के। अभी तक टफ रहे हैं इंडिया का, मतलब अब आज ये पिच ऐसी है कि भाई साहब बॉल आ ही नहीं रही है बैट पे, और ट्रेविस हेड का पहले ही ओवर में कैच उठा, वो लकी थे वो, बट इतने पास से गुजर रही है ना, हाँ पास से गुजर रही है बॉल बैट के, लेकिन अभी तक एक भी नहीं, मेरे ख्याल से 1 विकेट। यस, चलिए थैंक गॉड एटलीस्ट। नहीं, अभी अपील हुई है बट मेरे ख्याल से एम्पायर ने आउट नहीं दिया है। मेरे ख्याल से DRS लिया जाएगा यहाँ पर, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कीप योर फिंगर क्रॉस्ड कि ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट जा चुका हो, है ना। अभी काम करते हैं 4 का चौका का, आपको तब तक टीज दे देते हैं जब तक थर्ड एम्पायर का फैसला आएगा। आपकी स्क्रीन पे ये है क्रम, और सस्ता ऑप्शन ट्रेड सोनी पटनायक जी पिक करेंगी, और सस्ता ऑप्शन ट्रेड सोनी पटनायक जी, और मानस जायसवाल FNO सुपरस्टार पिक करेंगे, अमित सेठ चार्ट का चमत्कार, और साथ ही साथ शरद अवस्थी जी आज का मिड कैप फंडा पिक करेंगे। सोनी, अच्छा सॉरी, नहीं मेरे से गलती होगी, मयूरेश जी पिक करेंगे आज का मिड के फंडा। सॉरी मयूरेश जी, थर्ड अंपायर की गलती, इतनी आउट है, निक लगा है। सोनी जी के पास चलते हैं, सस्ता ऑप्शन, सोनी जी क्या पिक करेंगे आप? अब वीरेंद्र जी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में ABB 5300 कॉल ऑप्शन मार्च सीरीज के यहाँ पे रेकमेंड करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है यहाँ पे ABB एक अच्छा सपोर्ट लिया है, 5100 लेवल्स को होल्ड कर रहा है। पोजिशनली मुझे लगता है स्टॉक टुवर्ड्स 5500 5600 रेंज को एक बार बाउंस कर सकता है। सो यहाँ पे 5300 कॉल ऑप्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 115 का, यहाँ पे करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। टारगेट पहला रहेगा 215, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 240 और 280 के 2 टारगेट्स नजर आ सकते हैं। सो यहाँ पे ABB 5300 कॉल ऑप्शन मार्च सीरीज पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का 4 रन पे 1 विकेट, और कूपर आउट हुए हैं अभी, और ABB कॉल है यहाँ पे सोनी जी की सस्ता ऑप्शन में, स्ट्राइक 5300 की। मानस FNO सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए जुबिलेंट फूड पे मेरा ध्यान है, यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। जुबिलेंट फूड में कल लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया, और आज भी अगर आप देखें तो एक मॉर्निंग में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हुआ, फिर से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं।
तो जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, 626 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 595 तक के टारगेट्स पॉसिबल है जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 610 का पुट ऑप्शन जो 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 13 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 34 रुपीज के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। ठीक है, जुबिलेंट फूड के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से आते हुए अब चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी बताइए चार्ट का चमत्कार आपका। जी श्रेया जी, एक कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा कोल इंडिया में। यहाँ पे प्राइस आरएसआई का डाइवर्जेंस है और स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट जोन लगभग 350 के सपोर्ट जोन से कोल इंडिया राइज करने की कोशिश कर रहा है। 364 लगभग इसका प्राइस है, इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 360 और टारगेट्स हमारे रहेंगे 374 रुपए के 374। ठीक है, कोल इंडिया बाय है और ये ट्रेड आती हुई अमित जी की तरफ से। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। तो श्रेया जी, आई थिंक अवंती फीड्स ये आपके वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। 2-3 वजह, एक आई थिंक जो बजटरी एलोकेशंस हुए हैं और अनाउंसमेंट्स हुए हैं श्रिम्प फीड को लेके, श्रिम्प फीड प्रोडक्ट्स को लेके, एक्सपोर्ट्स को लेके, आई थिंक अच्छा खासा एलोकेशन हुआ है विच विल प्रोबेबली मीन दैट जो एक सपोर्ट चाहिए सिस्टम को, ये पूरा का पूरा अवेलेबल है। दूसरा आप देखिए, जो श्रिम्प एक्सपोर्ट्स होते हैं इंडिया से और जो यूएस टैरिफ्स लगाती है कंपेयर टू इक्वाडोर और वियतनाम और चाइना और थाईलैंड, कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया इज हिट विद द टैरिफ्स व्हिच इज द हाईएस्ट कंपेयर टू दीज इकोनॉमीज एंड कंट्रीज। और इसलिए अगर यहाँ पे भी कोई टैरिफ्स आते हैं तो इंडिया इज ऑलरेडी पेइंग हायर टैरिफ्स। तो आई थिंक जो इक्विलाइजेशन इम्पैक्ट हो सकता है ये शायद दूसरों देशों के लिए हो सकता है विच कैन एक्चुअली बेनिफिट इंडियाज प्राइसिंग, क्योंकि इंडिया की प्राइसिंग थोड़ी हैम्पर हो रही थी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्लोब। तीसरा आई थिंक जो फर्स्ट हाफ में वॉल्यूम्स थे वो वेदर कंडीशंस की वजह से थोड़े डिसरप्ट हुए थे। इक्वेडोरियन एक्सपोर्ट्स आल्सो हैव सीन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट। तो कहीं ना कहीं जो प्राइसिंग रिलेटेड है आई थिंक दैट शुड रिमेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कंपनी ने प्रेजेंटेशन में भी यही कहा है कि जो प्राइसिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स है ये काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, बोथ श्रिम्प फीड्स के लिए और श्रिम्प एक्सपोर्ट्स के लिए दोनों। श्रिम्प फीड्स का जो इनपुट कॉस्ट है ये अच्छा खासा स्टेबल हो चुका है और इसलिए वहां के मार्जिन्स अच्छे खासे स्टेबल रहेंगे एंड शुड शो साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट एज लेवरेज पिक्स अप। बैलेंस शीट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और जो ईपीएस आरएस रेटिंग इंस्टीट्यूशन होल्डिंग हम देखते हैं काफी तगड़ी है ये स्टॉक के लिए। तो हमें लगता है आई थिंक काफी कोई ट्रिगर्स है, टेलविंड्स है ये स्टॉक के लिए। अवंती फीड्स आपके वॉच लिस्ट पे जरूर है। ओके, अवंती फीड्स आपकी कॉल है। हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन की सोनी पटनायक जी से, उन्होंने M6 की कॉल पिक की थी। लेके आइए स्क्रीन पर जरा प्लीज़ सारे के सारे एक एक करके ट्रेड्स। ABB माफ़ कीजिएगा, ABB की कॉल ली थी और 215 के लक्ष्य के लिए 5300 की स्ट्राइक। और उसके बाद हम गए मानस जी के ट्रेड की तरफ, FNO सुपरस्टार उन्होंने पिक किया और उनका ट्रेड था आज जुबिलेंट फूड्स को और सेल ट्रेड है, याद रखिएगा ये 595 के लक्ष्य के लिए। अमित सेठ जी ने आज पिक किया चार्ट का चमत्कार और कोल इंडिया उनका ट्रेड और 364.95 पे 374 के लक्ष्य के लिए। और शरद अवस्थी जी ने अभी ये माफ कीजिएगा मयूरेश जोशी जी ने अभी भी पिक किया अवंती फीड्स करीब करीब 739 के जोन में। निफ्टी वहीं फंसा हुआ है और कोई खास अगर आप देखें तब्दीली नहीं है, लेकिन मेरे स्क्रीन पे एक दो स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा अपनी ट्रेजेक्ट्री से बाहर आने की तैयारी करते हुए। एक बार लेके आइएगा पिडिलाइट 2700 पे। आपका व्यू जानना चाहूँगा यहाँ पे एक बार ज़रा प्लीज़ पिडिलाइट रखिएगा। और इसके अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ यहाँ पर प्रकाश सर, पिडिलाइट इट्स बिट एग्रेसिव, लेकिन ये बेनिफिट ऑफ डाउट मैं क्यों ले रहा हूँ कि 2704 पे बहुत ओवरसोल्ड है, 10 डेमा की तरफ बढ़ता हुआ क्रूड का रिट्रेसमेंट। आपका व्यू क्या है इस वक्त पिडिलाइट पे सर? एग्रेसिव है लेकिन अप है, प्रॉपर है, एब्सोल्युटली सेटअप सही है। उसके हिसाब से ट्रेड करा 2705 का, सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 2676 का, 75 का, बस ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 2750 अचीवेबल है। इट्स इन द पॉकेट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आज और कल में। तो आई थिंक इट्स अ सेफ स्टॉक, बुरा नहीं है स्टॉक पिडिलाइट। ठीक है, सेफ स्टॉक बुरा नहीं है, निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी पिडिलाइट में भी देखने को मिल रही है। चलिए अब थोड़ा विषय बदलते हैं और बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती की। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती को लेकर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12% जीएसटी लगाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की रिपोर्ट के साथ अपनी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को भेज सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। बताइए आलोक जी, क्या है आपके पास खबर? बिल्कुल, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती के साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलने की उम्मीद कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनियों को निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है
कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती को लेकर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित हुआ है वो इस तरह की कटौती के पक्ष में नहीं है। वो जो इंश्योरेंस कंपनियों ने कहा था कि 12% के साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी फायदा मिले, इस प्रपोजल पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स हैं उनमें सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो चाहता है कि आम लोगों को ज्यादा राहत मिले, लिहाजा जो पहले की उनकी सिफारिश थी जिसमें कहा गया था कि सीनियर सिटीजन और टर्म्स और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया जाए और साथ ही साथ 5 लाख तक के हेल्थ कवर वाले इंश्योरेंस पर 5% जीएसटी लगा दी जाए, साथ ही उस पर कंपनियों को इनपुट टैक्स रेट का फायदा ना मिले। इस प्रपोजल को लेकर अभी भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपने रुख पर कायम है। अब देखना होगा कि जो आईआरडीए की साथ रिपोर्ट आई है उसके साथ जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जब जीएसटी काउंसिल में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगा तो जीएसटी काउंसिल उस पर आखिरी फैसला क्या लेती है। लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से यही कहा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा देना है या नहीं देना है, ये ग्रुप जीएसटी काउंसिल ही आखिरी समय में तय करेगी, जो कि अगले महीने मीटिंग जीएसटी काउंसिल की हो सकती है। वाली बात होगी क्या कुछ डेवलपमेंट आती है इस खबर को लेकर। बहुत शुक्रिया आलोक जी तमाम जानकारी के लिए। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन एक और स्टॉक्स वरुण बेवरेजेस लेकर आई स्क्रीन पर, वायदा बाजार में टॉप गेनर में शामिल ये स्टॉक। और सुबह भी बात करते हैं 4.5% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही, डे हाई पे कारोबार करता हुआ। ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी सीएलएसए काफी बुलिश और 68% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए को दिखता है। वरुण बेवरेजेस स्टॉक, अमित जी ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? जिनके पास नहीं है वो क्या अभी जिस तरीके से तेजी हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है, फ्रेश बाइंग की सलाह होगी या फिर अभी नहीं है तो अभी दूरी बना के रखें और जिनके पास है वो होल्ड करें, क्या राय? जी श्रेया जी, डेफिनेटली रिवर्सल पैटर्न्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। स्टॉक ने आज अपना 10 डे रिगेन किया है। पिछले 2 दिनों की कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस और आरएसआई देखें तो वहां पे एक डाइवर्जेंस है विद सिग्नल्स अ रिवर्सल। तो जिस हिसाब से हम इसमें रिकवरी देख रहे हैं 20 डेमा लगभग 494 के आसपास आता है। स्टॉक 494 तक की ट्रेजेक्टरी तक एक बार जा सकता है सिंस इसने आज 10 डेमा रिगेन कर लिया है। तो किसी के पास अगर पोजीशन है तो यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 473 तक। 473 का टारगेट स्टॉप लॉस लगाए फॉर टारगेट्स ऑफ 490 एंड 494। फ्रेश पोजीशन वालों के लिए भी सलाह यही है कि अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है तो एक छोटा सा ये 1% का स्टॉप रखे 473 का और राइट करें फॉर 490। तो ये हिदायत फिलहाल वरुण बेवरेजेस पर ये लगाकर चलने आपको स्टॉप लॉस बता दिया गया है। चलिए अब विषय को बदलते हैं और टैरिफ वॉर की बात करते हैं। देखिए दुनिया में टैरिफ वॉर का संकट गहरा गया है। चीन, मैक्सिको और कनाडा पर आज से ट्रम्प टैरिफ लागू हो गया है। वहीं जवाबी कार्रवाई में चीन और कनाडा ने भी यूएस प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, रिटेलिएट कर रहे हैं वो भी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मिताली जैन के पास। मिताली बताइए क्या एनालिसिस की है आपने? तो यूएस ने आज से यानी 4 मार्च से मैक्सिको और कनाडा पे इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे 25% टैरिफ लगा दिया है। साथ ही चाइना पे 10% का जो टैरिफ था उससे एक्स्ट्रा बढ़ाकर अभी 20% का टैरिफ कर दिया है। 12 मार्च से स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर भी हमें टैरिफ लगने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ्स जो है ये अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाना ज़रूरी है और यहाँ पे आगे कोई भी नेगोशिएशंस वो मैक्सिको और कनाडा के साथ नहीं करना चाहते। अब चाइना और कनाडा भी यहाँ पर पीछे नहीं हट रहे और रिटेलिएट करते हुए उन्होंने भी यूएस गुड्स पे जो टैरिफ्स है वो इम्पोज कर दिए हैं। चाइना का मानना है कि 15% तक अमेरिकन गुड्स पे वो टैरिफ लगा सकता है। कुछ मेजर प्रोडक्ट्स जैसे कि चिकन, मीट, सोयाबीन और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर ऑलरेडी उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए हैं। साथ ही 10 बड़ी यूएस कंपनीज को अनरिलायबल लिस्ट की एंटिटीज में उन्होंने शामिल कर दिया है और 15 और अमेरिकन कंपनीज को उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल की जो उनकी लिस्ट है उसमें इंक्लूड कर दिया, जिससे जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं इन अमेरिकन कंपनीज पे। इसके अलावा चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी कंप्लेन फाइल कर दी है कि ये जो भी टैरिफ ट्रंप यहाँ पे लगा रहे हैं ये सब ट्रेड वायलेशंस के तहत है और इन पे पूरी कार्रवाई की जाए। कनाडा की अगर बात करें तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ट्रंप हम पे टैरिफ लगा रहा है हम भी काउंटर टैरिफ यहाँ पे लगा सकते हैं और 25% टैरिफ इम्पोज करने का ऐलान यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो अब देखना होगा कि मैक्सिको कैसे रिटेलिएट करते हैं इन सब टैरिफ्स के बीच में और ये जो सिलसिला है ये कहाँ तक पहुँचता है और भारतीय बाजारों पर इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। जी मिताली बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो मैक्सिको है उसका रिटेलिएशन क्या होगा वो अभी देखना बाकी है। बहरहाल एक चीज़ देखने को बिल्कुल क्लियर मिल रही है कि ट्रेविस हेड का जो नसीब है ना वो भारत के अगेंस्ट चलता बहुत है। तीसरी बार एक पहले ओवर में कैच छूटी, उसके बाद जडेजा ने एक थ्रो करी, वो रन आउट
मिस हो गया और अभी जस्ट निक लग के स्टंप से मेरे ख्याल से कुछ उंगलियों से दूर ये बॉल 4 के लिए चली गई। ट्रेविस हेड का किस्मत काम करती है। खैर अब एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, विषय बदलते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में श्री सचिन त्रिवेदी, सीनियर VP एंड फंड मैनेजर UTI AMC की जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सचिन जी नमस्कार। मैच देख रहे हैं क्या आप? मैं क्रिकेट थोड़ा कम फॉलो करता हूँ। ओके, एनीवे सर, जो चीज़ हम फॉलो करते हैं आप और मैं बहुत बारीकी से, वो आजकल थोड़ा पेन में है और ये अभी हम टैरिफ वॉर की बात ही कर रहे थे। मेरे ख्याल से लास्ट फेज ऑफ दिस आई थिंक मार्केट पेन एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय दिस आई थिंक टैरिफ वॉर। आपको क्या लगता है, मैंने इंडियन मार्केट्स ने जिस प्रकार का एग्जिट झेला है, इंस्टीट्यूशनल एग्जिट, और मीनिंगफुल अभी क्या लग रहा है, बेस बनाने के मतलब बेस अभी कितना दूर है या फिर हम बॉटम के बेहद नज़दीक है? आपकी फीलिंग क्या कह रही है? पहले हम टैरिफ की अगर बात करें तो आई थिंक ये काफ़ी समय के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया है, क्योंकि ये जो आपके एंकर भी बता रही थी कुछ समय पहले कि जो टैरिफ्स इम्पोज हुए हैं, सिर्फ अगर हम मैक्सिको, कनाडा, चाइना, इन 3 कंट्रीज़ की बात करें तो ये एक सब्सटैंशियल पोर्शन है जो अमेरिका इंपोर्ट करता है। तकरीबन 30 से 40% का जो इंपोर्ट है लार्जली इन 3 कंट्रीज में कवर हो जाता है। ये 1% US GDP का गिना जाता है और मुझे लगता है सिर्फ जिस तरीके से बातचीत हो रही है ये सिर्फ इन 3 कंट्रीज पे नहीं रुकेगा, शायद ये यूरोप पे भी कहीं ना कहीं टैरिफ्स आएंगे, जापान पे भी आएंगे। तो इसका जो एक ट्रेड में कैसे आगे जाके ये सेटल होगा, कंपनीज को कैसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ये चीज अभी हमें आगे जाके देखनी पड़ेगी। इसके लिए जो आपने एक सवाल पूछा, क्या मार्केट्स बॉटम आउट हो गए हैं, ये कॉल आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका रियल बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका असेसमेंट हमें कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। तो अभी फिलहाल हमें ये कैसे सिचुएशन सेटल होती है उस पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जैक्टली योर पॉइंट टेकन। बट मैं जानना चाहता हूँ आपसे एक बात है, अगर आप इस बाज़ार के स्पेशली 22,800 से 22,000 तक के रिट्रेसमेंट को देखें सचिन जी, ये बहुत ही पेसी रहा, बहुत तीव्र रहा, बहुत तेज़ी से आया और इसको स्पॉन्सर किया IT ने। क्या आपको लगता है एक स्टोरी जो बन रही थी कि CY25 में सब्सटेंशियल रेट कट्स इन US, वो IT को एक और एक स्विंग देंगे, स्ट्रेंथ देंगे? क्या US में जो इन्फ्लेशन बढ़ने का फियर और एंड सब्सिक्वेंटली अगर आप देखिए रेट कट्स की ना होने की पॉसिबिलिटी, यही IT को किल कर रही है इस वक्त? और IT में इस मद्देनज़र और पेन दिख रहा है क्या आपको? देखिए, अगर हम IT कंपनीज की जो कमेंट्री है उस पर ध्यान दें तो वो सारी कंपनियां ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो छोटी डील फाइनलाइजेशन है या जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही हैं। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अब इमर्ज हो रही है, क्योंकि ये जो टैरिफ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं ये फियर है कि शायद US में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाए। इन सारी चीज़ों का ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग थोड़ा हमारी कंपनीज के लिए बुरा है, क्योंकि US की कंपनियां इसी वक्त पे तकरीबन ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना है, तब वो अपने बजट्स को फाइनलाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी डील्स फाइनलाइजेशन हो रही है वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें आने की संभावना है। इसीलिए ये अनसर्टेनिटी कुछ दिनों तक बनी रहेगी और इसीलिए शायद हो सकता है कि IT सेक्टर में जैसे हमने रिएक्शन देखा, ये एक रिएक्शन था। अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें और कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर से आ रहा है कि सर्विसेज पे भी कहीं ना कहीं एक फियर है कि वहाँ पे भी टैक्सेशन कंसिडर किया जा सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में। इसीलिए कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का मुझे लग रहा है कि हमारी IT कंपनीज पे हमने जो रिएक्शन देखा है वो स्वाभाविक सा है। बिल्कुल स्वाभाविक सा रिएक्शन देखने को मिल रहा है IT सेक्टर पे। वेरी गुड आफ्टरनून सचिन जी, श्रेया बात कर रही हूँ। IT सेक्टर की बात की हमने, टैरिफ वॉर को लेकर जो समीकरण बन रहे हैं भारत के लिहाज से, उस पर भी आपने प्रकाश डाला। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स के साथ हम बात करते हैं, एक तबका ऐसा है जो ये मान रहा है कि जिस तरीके से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, अभी सही समय है, अपने कैश डिप्लॉय कर सकते हैं और पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। इस पर आपका क्या टेक है सर? क्या ये सही समय है पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए बाजार में? अगर हाँ तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो आप फोकस में रखेंगे?
जरूर। आई थिंक जो मैं आपके अगर इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों से सहमत हूँ। बट जैसे हम अगर मार्केट के कुछ नंबर्स पे ध्यान दें तो पीक से ज़रूर निफ्टी 50 शायद अगर हम देखें तो 15-16% की करेक्शन आई है, बट ईयर अगर पूरे साल की बात करें तो सिर्फ 1 ही % की करेक्शन आई है। बट जो मार्केट को हमेशा ड्राइव करता है वो ना तो फ्लो है ना दूसरे फैक्टर्स हैं। जो ड्राइव करता है वो मार्केट्स को अर्निंग्स ड्राइव करता है, जहां हमने तकरीबन फाइनेंशियल ईयर 19 से 24 के बीच में हमने एक 19-20% का CAGR ग्रोथ देखा था अर्निंग्स में। वो इस साल आके तकरीबन सिंगल डिजिट में थम गया है। तो हमने कहीं न कहीं हमारे अर्निंग्स में स्लो डाउन देखा है। इसीलिए हमने ये मार्केट में करेक्शन देखा है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो हमने पिछले 4-5 साल में 20% का CAGR देखा, 19% का CAGR देखा, हमारी जो अर्निंग्स का CAGR है वो तकरीबन 12-13% का है। इन्वेस्टर अगर उस नंबर को एंकर करके अपना इन्वेस्टमेंट करें तो वो उनके लिए सही रहेगा। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, ज़रूर जो निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म एवरेज है 16-17 टाइम्स का जो प्राइस टू अर्निंग का टारगेट बैंड रहा है, उसके सामने हम ऊपर से ज़रूर करेक्ट हुए हैं, बट आज भी हम तकरीबन 10 से 15% वहाँ से एक्सपेंसिव है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस से एक्सपेंसिव हैं। तो जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को इन 2-3 चीज़ों का अर्निंग्स मोमेंटम, वैल्यूएशन, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। जो दूसरा सवाल आपने पूछा कौन से सेक्टर्स हमें सही इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही लग रहे हैं, तो हमारा जो क्लियर थॉट प्रोसेस है, हमें डोमेस्टिक ओरिएंटेड हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, न कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में, जहां पे आज थोड़ी बहुत हिचकिचाहट है ये टैरिफ वॉर की तरफ के कारण से। तो हमें लग रहा है डोमेस्टिक, जैसे सरकार ने भी एक अच्छा टैक्स में कंसेशन दिया है हमारे ग्राहकों को, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, स्मॉल कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज़ में हम ध्यान दे सकते हैं। टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे टैरिफ इंक्रीज़ के चक्कर में जो टेलीकॉम टैरिफ इंक्रीज़ेज़ के कारण कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा है, वहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। तो ऐसी कंपनीज़, ऑटो एक दूसरा सेक्टर है जहाँ मुझे कहीं न कहीं लगता है कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। जो सेक्टर्स हम अवॉइड कर रहे हैं, हमारी सरकार का थोड़ा इंफ्रा में एक्सपेंडिचर कम होता दिख रहा है, ग्रोथ कम होता दिख रहा है, तो हमें लगता है कि वो एक सेक्टर अवॉइड करना चाहिए। हमें कैपिटल गुड्स में कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जैसे मैंने कहा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में हमें कॉशियसली कंपनी स्पेसिफिक रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सचिन जी, टेलीकॉम, ऑटो और कंजप्शन वाले क्षेत्र में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रा और कैपिटल गुड्स को भी फिलहाल अवॉइड करें, और अर्निंग्स और वैल्यूएशन को लेकर थोड़े दिक्कत बनी है। लेकिन सर इसी के साथ दूसरा सवाल ये है, क्योंकि आपने अर्निंग्स की भी बात की, Q2 काफ़ी ख़राब था, Q3 भी बहुत ही वर्स्ट रहा, लेकिन Q4 में कहीं स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दिखती है कोई ऐसे सेक्टर्स में? Q4 क्या सर सही हो सकता है यहाँ से? जैसे मैंने आपको कहा, बैंकिंग एक स्पेस है जहाँ पे अर्निंग का परफॉर्मेंस ठीक रहा है, स्पेशली आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की करें, या इवन फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, वहाँ पे अर्निंग्स का परफॉर्मेंस डबल डिजिट में रहा है। जो अगर हम लार्ज कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जैसे मैंने आपको बताया, टेलीकॉम एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे अर्निंग की परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी लग रही है, क्योंकि कंपनीज ने जो टैरिफ इंक्रीजेस लिए हैं, जिससे उनकी न सिर्फ अर्निंग में बट बैलेंस शीट भी सुधार रहे हैं। तो ये जो 2-3 पॉकेट्स हैं जहां मुझे लगता है परफॉर्मेंस ठीक रहेगी। बाकी जो मॉडर्न रिटेल में स्पेशली कंजम्पशन से रिलेटेड है, वहाँ पे कहीं न कहीं जो सेल्स मोमेंटम है वो भी हमें लग रहा है कि वो ठीक ही है, मतलब कंपनियां इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन डिलीवर कर रही हैं। कुछ एक प्रॉफिट की दिक्कत हो सकती है, बट लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से ये कंपनियां भी ठीक डिलीवर कर रही हैं। ओके, अच्छा सचिन जी, अभी लास्ट 1 महीने में स्पेशली जब से ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है, डिफेंस एक बार फिर से लाइमलाइट में है। आई मीन स्पेशली कंसिडरिंग मल्टीपल कॉम्बिनेशंस जो पूरे विश्व भर में उभर रहे हैं। हमने पिछले कई साल में एक अच्छी चीज़ ये की कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स कैपिटलाइज कर रहे हैं। खुद की ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ हमने डिफेंस ऑर्डर्स काफ़ी गेन किए हैं, काफ़ी अगर आप देखें सप्लाई और मेंटेनेंस ऑर्डर्स मिले हैं। आप अब क्या डिफेंस में इंटरेस्टेड हैं इस प्राइस में?
आफ्टर सब्सटेंशियल प्राइस डैमेज काफ़ी कूलिंग ऑफ हुई है स्टॉक्स में? हाँ, सिलेक्टिवली आपने जो कहा कि हमारी कंपनियां बेनिफिट कर रही हैं, स्पेशली जैसे जो हमने यूक्रेन और हम सभी ने देखा है टीवी पे कि यूक्रेन और यूएस के जैसे डिस्कशन रहे हैं, एक उसका अंदाज लग सकता है कि शायद यूरोप को अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर सब्सटैंशियली बढ़ाना पड़ सके, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी शायद लिमिटेड हो, वो कहीं न कहीं आउटसोर्स होंगी। इंडिया बीइंग मे बी रीज़नेबल कॉस्ट प्रोवाइडर ऑफ दीज़ इक्विपमेंट, इंडियन कंपनीज़ को कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का फ़ायदा मिल सकता है। तो जैसे आपने कहा सिलेक्टिवली येस ऑन द एक्सपोर्ट फ्रंट, और डोमेस्टिक भी ऑल्दो हाँ, जो गवर्नमेंट एलोकेशन है वो शायद कम हो रहा है, बट इंडिजिनाइज़ेशन स्पेस में जो ऑर्डर्स इनफ्लो है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। और जैसे आपने बताया पोस्ट करेक्शन आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक्स हो सकता है रीजनेबल वैल्यूएशन जोन में आ चुके होंगे, तो उन्हें सिलेक्टिवली कंसिडर करना चाहिए। ओके अच्छा, एक दो जो स्पेसेस हैं उसको और यहाँ पे मैं इस डिस्कशन में इंक्लूड कर लेता हूँ। कैपिटल गुड्स में जो प्राइस डैमेज हुआ, और मैं कैपिटल गुड्स के साथ साथ ऐड करता हूँ यहाँ पे कुछ वाइट गुड कंपनियों को भी, जो कि थोड़ा सा लाइमलाइट में है पिछले 4-5 दिन से, कंसिडरिंग आई थिंक टेम्परेचर पॉसिबल इन मार्च, जो IMD ने अलर्ट भी किया है। आपका व्यू कैपिटल गुड्स में, क्योंकि देखिए जो लास्ट साल गया हमारा बीता साल, वो चुनाव, उसके बाद नतीजे, काउंटिंग, उस पूरी प्रोसेस में ऑर्डर्स का कम आवंटन होना एक स्लो फेज होता है। बट क्या आपको लगता है कि कैपेक्स फिर इंक्रीज होगा, और उस एडवांटेज को रीगेन करने के लिए या फिर अपने पोर्टफोलियो में उसको कैप्चर करने के लिए इट्स टाइम टू कैप्चर कैपिटल गुड्स नाउ? सर देखिए, इसमें जो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो मार्केट हाई मल्टीपल कुछ इन कंपनीज़ को, स्पेशली मैं कैपिटल गुड्स कंपनीज़ को, और यहाँ पे मैं AC से रिलेटेड कंपनीज़ को अलग हटा के देखता हूँ। जो कैपिटल गुड्स कंपनीज़ हैं, यहाँ पे जो हम बेसिक चीज़ पे ध्यान देते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ। अगर कहीं न कहीं ये रेट ऑफ ग्रोथ में कहीं दिक्कत आनी शुरू हुई, तो बिकॉज़ इस स्पेस में जो कैपिटल गुड्स स्पेस है, यहाँ पे कंपनियों के लिए कैपेसिटी बाँधना बहुत आसान होता है। 1 डेढ़ साल में आपकी कैपेसिटीज़ आनी शुरू हो जाएँगी, और अगर रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ डिमांड कहीं न कहीं स्लो डाउन होती है, तो यहाँ पे जो आपने पिछले 4-5 साल में मार्जिन इम्प्रूवमेंट देखा था, वो मार्जिन कोलैप्स होना भी शुरू हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि उस स्पेस में आपको अभी भी रेट ऑफ ग्रोथ इन डिमांड वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम होता है, मुझे लगता है कि इन कंपनीज़ में रेट ऑफ ग्रोथ स्पेस में कम होगा, क्योंकि कैपेसिटी कैच अप करेगी। तो मुझे लगता है यहाँ पे शायद आज भी जो आप वैल्यूएशन दे रहे हैं, कहीं न कहीं हमें थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जो आपने दूसरा स्पेस बात करी, AC स्पेस की बात करी, ऑफ कोर्स हमने फ़रवरी महीने में ही देखा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। ईयर ऑन ईयर हमने इंडिया में देखा है कि टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि डिमांड मोमेंटम रहेगा आज भी AC स्पेस में। इंडिया का पेनिट्रेशन सिर्फ 17% है, उस नंबर के तकरीबन है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ग्रोथ और भी इम्प्रूव हो सकती है। ऑफ कोर्स जो हमें ध्यान रखने की, कंपनी स्पेसिफिक लेवल पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, किन कंपनीज़ का सप्लाई चेन सॉर्टेड है और किन कंपनीज़ को शायद दिक्कत आ सकती है। तो बारिंग दिस स्पेस ठीक है, बट कंपनी स्पेसिफिक रहने की ज़रूरत है AC स्पेस में। स्पेस ठीक है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक अप्रोच बनाकर रखें फिलहाल। लेकिन सचिन जी, एक और स्पेस की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी है, ट्रेंडिंग है, बजिंग है, सभी के पोर्टफोलियो में इनफैक्ट शामिल भी होगा, और आज तेज़ी भी देखने को मिल रही है। कोई कॉमर्स स्पेस की बात कर रही हूँ, स्विगी, जोमेटो, आज अच्छी तेज़ी और काफ़ी ज़्यादा डिमांड इस पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ता जा रहा है। कॉम्पिटिशन देखिए आप, अमेजोन भी अब रोल आउट कर रही है, स्विगी का इंस्टामार्ट है, साथ ही जोमेटो का ब्लिंकिट है, जेप्टो भी अब लिस्ट होने की तैयारी में है। इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपका रुझान इस स्पेस को लेकर है क्या? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कंपनी स्पेसिफिक यहाँ बात नहीं करूँगा, बट अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो यस, ये जो क्विक कॉमर्स स्पेस है, जो पहले हमने देखा कि फूड डिलीवरी में एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ और तकरीबन 2 या 3 कंपनियों ने पूरे स्पेस को मोटा-मोटा कैप्चर कर लिया। जो एक एक्सपेक्टेशन है क्विक कॉमर्स में कि अगले 1-2 साल में कहीं न कहीं हमें इस स्पेस में
कंसोलिडेशन शायद दिखे, मे नॉट बी 2 कंपनियां बट शायद 3-4 कंपनियों की स्पेस हो। बट जो आज की तारीख में जो हम सब नजरें लगा के बैठे हैं कि कंपनी कितना रैपिडली एक्सपैंड कर रही हैं और जो उनके मैच्योर स्टोर्स हैं वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पैन आउट कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि आज काफ़ी सारी कंपनियां इस स्पेस में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही हैं, पर जैसे हमने फूड डिलीवरी में देखा, धीरे-धीरे स्पेस कंसोलिडेट हुआ और कंपनियों ने अपना प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव किया। तो मुझे लग रहा है ये भी एक इंटरेस्टिंग स्पेस है, हमें यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है और पास्ट परफॉर्मेंस देख के मुझे लग रहा है कि अगर इस स्पेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय आपने खुल के रखी इस मंच पे और बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से मेरी आपसे आज पहली बार बातचीत हुई, बट आपके बहुत विचार सुन के अच्छा लगा। बिल्कुल क्लियर थॉट्स, क्लियर एज मतलब बहुत, अगर आप देखें अच्छे से विचार थे आपके, क्लियर व्यू। शुक्रिया, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और जल्दी निकट भविष्य में आपसे मुलाकात हुई, फिर बात होगी। ये थे हमारे साथ सचिन त्रिवेदी जी, सीनियर VP एंड फंड मैनेजर UTI AMC की। एक बार जरा प्लीज़, जाते जाते निफ्टी उसी ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है, 22,083 में, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। और श्रेया, मैंने कहा था ना आपको, ये ट्रेविस हेड जो है नसीब लेके आते हैं अपना। आप किस्मत लिखवा 2 के कैच छूटी, 1 रनआउट छूटा, मिस हुआ है ना। अभी भी चलिए आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ श्रेया। और प्रधानमंत्री जी का गुजरात दौरा था, उसमें वो गिर के जंगलों में गए, वनतारा भी गए। क्या दुर्लभ इमेजेस थे। देखो, मुझे वाइल्ड लाइफ से बहुत प्यार है श्रेया, मेरा जब भी मौका मिलता है तो मैं जंगल होके आता हूँ, फॉरेस्ट में। और मुझे जानती है जो वनतारा के बारे में सबसे चीज़ लगी, अच्छी चीज़, एक घायल मतलब एनिमल जो होता है ना, वो सबसे बुरी चीज़ होती है। वो बेचारा, हम तो उपचार के लिए कहीं जा सकते हैं, लेकिन वनतारा में 2000 स्पीसीज़ हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनको खोजना, जाकर उनको रेस्क्यू करना, और जो भी घायल अगर आप देखें पशु पक्षी होते हैं उनको रेस्क्यू करके वनतारा में रखना, यकीन मानिए। अच्छा, आपका शौक़ है घूमना कभी जंगलों में? मैं तो बहुत सारे जंगलों में होके आया और आपको बताऊँ, शेर दिखा तो अपने घर के पीछे ही, हरिद्वार में ही, लेकिन बहुत अच्छी इमेजेस थी, देख के दिल खुश हो गया। प्रधानमंत्री ने वनतारा में एक दिन पूरा बिताया था वहाँ पे इनॉग्रेशन में, और वाकई कहीं आप बचपन से मेरा नॉर्थ ईस्ट में बीता है, मैं सिक्किम में ही पली बड़ी हूँ। तो वहाँ पे जिस तरीके से इकोसिस्टम है सर, माउंटेन्स, पहाड़, पक्षी, वैरायटीज ऑफ इंसेक्ट्स आपको दिखेंगे। और दार्जिलिंग में मैं सबसे पहली बार मैंने जू देखा था, वहीं से मेरा प्यार पशु और पक्षी के लिए बढ़ता ही चला गया सर। जिस तरीके से आप प्यार करते हैं उनको, मुझे भी उतना ही प्यार है। और ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस तरीके से प्यार करते नजर आ रहे हैं। दार्जिलिंग जू में मैं भी गया हूँ, दार्जिलिंग जू में मैं भी गया हूँ और बहुत अच्छा जू है। और दार्जिलिंग में, और मैं केरला में भी गया था एक फॉरेस्ट में, सुबह 3:30-4 बजे के आसपास वो टूर था, लेकिन स्पॉट कुछ नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी बारिश हुई थी। ये इमेज बहुत अच्छी लग रही है, और इनफैक्ट ये वाली इमेज वाकई बहुत शानदार इमेज। खैर, अब एक काम करते हैं श्रेया, यतिन के पास चलते हैं, डीलर्स चेक ले लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद आएंगे स्ट्रेटजी पे, और उसके बाद फिर बात करेंगे BTC ट्रेड्स पे। यतिन, डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं? तो 2 स्टॉक्स जो है डीलर्स के रडार पे हैं। सबसे पहले है NCC। यतिन, ट्रेविस हेड आउट, ट्रेविस हेड आउट एटलीस्ट। ये जनाब चले गए। यतिन, बहुत आप एक काम कीजिए यतिन, अब 20 मिनट यहीं रहिए, क्लोजिंग तक हो सके तो पूरी इनिंग तक यहीं रहिए, इसी वॉल पे रहिए। बताइए डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं? चलिए, 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले NCC BTST की स्ट्रेटजी डीलर्स यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं। 185-188 के टारगेट्स के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए उनको, ऐसा लगता है। काउंटर ओवरसोल्ड है, तो बाउंस के चांसेस काफ़ी हाई डीलर्स को यहाँ नज़र आ रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है, फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिली है। इसके अलावा CESC, ये भी एक काउंटर HNI फेवरेट है, 140-42 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। नया FNO एंट्रेंट भी है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो डीलर्स को लगता है यहाँ BTST ट्रेड लेना चाहिए। और ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी लगभग 3% बढ़ा है, फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। शुक्रिया यतिन, शुक्रिया। और वरुण चक्रवर्ती ने ये विकेट ट्रेविस हेड का लिया, और शानदार बॉल थी, अभी आपको दिखाएंगे। और बहुत अच्छे से दौड़ के अगर आप देखें, गिल ने ये कैच को लपका है, तो ट्रेविस हेड, ये विकेट गिरना बहुत ज़रूरी था। खैर, डीलर्स की चॉइस NCC एंड CSC। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और मार्केट को सेटल होने देते हैं, फिर मैं आऊँगा स्ट्रेटजी पे कि क्या करना चाहिए आपको। ट्रेड्स को पिक करते हैं। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप कल के लिए, बुधवार के सेशन के लिए?
देखिए आई थिंक बंधन बैंक पे एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिल गया है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंधन बैंक निकला है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। तो बंधन बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। करंट प्राइस मैं आपको करंट प्राइस बता देता हूं। देखिए बंधन बैंक का जो फ्यूचर है 147 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 143 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और 155 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है वरुण, माफ कीजिएगा, बंधन बैंक में खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आते हुए गाबा सर आप बताइए BTST एसटीबीटी। BTST और स्टॉक का नाम है इंडिगो। इंडिगो में भी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, ट्रेड कर रहा है 4595 पर मेरे ख्याल से, और स्टॉप लगाना चाहिए ज्यादा नहीं, 4570 का 25 के करीब। टारगेट 4700 के नजर आते हैं इंडिगो में, इसमें स्ट्रेंथ है। ओके, इंडिगो में स्ट्रेंथ है, वाकई अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। और अच्छी बात यह है कि आज पूरे मेरे ख्याल से पैनल ने इसका आई थिंक रिकमेंडेशन की थी सुबह सुबह। अच्छा अगर आप देखें मूव दिया इस स्टॉक ने। अब चलते हैं सोनी जी के पास। सोनी जी क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी BTST रख के रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पे। JSW स्टील में मुझे लगता है यहाँ पे अपने 20, 50 और 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है और 960 का एक अच्छा सपोर्ट होल्ड कर रहा है लास्ट 2 डेज में से। मुझे लगता है JSW स्टील टुवर्ड्स 919,000 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। फ्यूचर्स में बाई कर सकते हैं। 970 फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस रहेगा। 990 का पहला टारगेट है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 1000 प्लस लेवल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, JSW स्टील सोनी जी की पिक। अमित जी आप बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी शेयर जी, मेरी पिक हिंडाल्को रहेगी। हिंडाल्को एक कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेज से एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना रहा है। नीचे के लेवल से इसमें आज अच्छी खासी हमने बाइंग और रिकवरी देखी, तो हिंडाल्को बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 635 का और टारगेट्स रहेंगे 652 के। ओके, हिंडाल्को। अब चलते हैं श्रीकांत जी के पास। श्रीकांत जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि टाइटन ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है। एक स्लाइट एक रिकवरी देखने मिली है। मुझे लगता है कि स्टार फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन टुवर्ड्स एंड बन सकता है और करंट लेवल्स अगर इसमें तेजी बनती है तो कम से कम 3120 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी काफी नजदीक का है, जो आज के लोज है 3017, तो 3015 का स्टॉप लॉस रखें, 3050 में खरीदे और 3120 का टारगेट्स रखें। ओके तो ट्रेड्स पूरे हो गए, लेकिन एक काम करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट कॉल भी लेते हैं यहाँ पर। मयूरेश, 22,000 पे निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट और ये एक एवरेज भी है हिस्टोरिकली, जिसको हमने पोस्ट आई थिंक कोविड मेंटेन भी किया है, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप कुछ और पिक करना चाहेंगे इस प्राइस पे? नहीं, तो जैसे हमारी कल बात हुई थी वीरू मॉर्निंग शो में, आई थिंक एबट इंडिया, हम टैरिफ्स की बात कर रहे हैं कि लगाए जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, फार्मा पे भी लगाया जा सकता है। एबट इंडिया का 98% रेवेन्यूज इंडिया बिजनेस से आता है, डोमेस्टिक बिजनेस से आता है। जो लॉन्चेस इन्होंने किए हैं स्पेसिफिकली CNS, CBS, एंटी डायबिटिक वर्टिकल के लिए, हालांकि 1-2 लॉन्चेस में इनको कंपटीशन भी जरूर मिली है, बट जो नए पाइपलाइन है इनके पास, एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है, ये अच्छे खासे हो सकते हैं टू एंश्योर कि जो मिड टीन ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को लेके ये बरकरार रह सकती है। रिटर्न रेशियोज काफी तगड़े हैं। ROE 27-28%, हम मार्केट में इंडिया में 17.5% का एक बेंचमार्क रखते हैं, उसके सिग्निफिकेंटली ऊपर है। ROIC 50% के आसपास है। कैश फ्लोज पहले 9 महीनों में लगभग 800-900 करोड़ थे। ओवरऑल कैश 1400 करोड़ के आसपास है। 1.5% की डिविडेंड यील्ड है। तो मुझे लगता है काफी ट्रिगर है ये स्टॉक के लिए, और हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड पे हो सकते हैं। मुझे लगता है थिंक लुकिंग एट दी ओवरऑल कंस्ट्रक्ट, टैरिफ्स को लेके, ग्रोथ को लेके, शायद थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन शायद ये स्टॉक के लिए जस्टिफाई भी हो। तो अगर थोड़े डिक्लाइंस में मिलते हैं जो कि पिवट लेवल्स है, जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, एबट इंडिया एक अच्छा विकल्प या वॉच लिस्ट पे इन्वेस्टर्स के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ये रहेगा रडार पर ये स्टॉक। मयूर जी को अच्छा लग रहा है। अब एक बार बैन अपडेट लेते हैं, और मुझे लग रहा है मनपुनम फिर से बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। 97% पोजीशन इसमें बनी है, तो ये रहा बैन अपडेट। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ें। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो डे हाई पे अभी क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। HDFC बैंक डे हाई पर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अच्छा मूव उसने आज के सत्र में दिखाया। वही निफ्टी की बात करें तो 22,000 के स्तर को उसने बचा के रखा, और एक ही रेंज में आज कारोबार इनफैक्ट देखने को मिला। बैंक निफ्टी देखिए, ये भी अपने डे लो से काफ़ी ज़्यादा रिकवर होकर अब
48,303 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। वीरेंद्र जी, आज की क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कैसे लग रही है आपको क्लोजिंग फिलहाल? देखिए, हमें ना आज अगर शॉर्ट का मन होता तो मैं इंतज़ार करता कि कैसे बैंक निफ्टी 47,800 तोड़ रहा है, क्योंकि फ्रेश ब्रेकडाउन की किसी ज़रूरत थी और फर्स्ट टिक में ही बैंक निफ्टी ने कह दिया नहीं जनाब, मैं वो तोड़ने को तैयार नहीं हूँ। तो मैं अब किसी शॉर्ट को लेकर फर्दर कैरी करने में थोड़ा डाउटफुल हूँ श्रेया, आप यकीन मानिए, क्योंकि आज का लेवल एग्जैक्टली कल का लो है और कल का लो एग्जैक्टली 27 जनवरी का लो था। डाउ जोन्स फ्यूचर्स में कल के स्लाइड के बाद कोई सब्सटेंशियल स्लाइड है नहीं। और एक और चीज़ आपको बताऊँ मैं श्रेया, कि निफ्टी में इटसेल्फ अगर आप देखें, सिर्फ अगर आप एक रिलायंस को छोड़ दें तो उसके सिवा कोई बहुत नेगेटिव चीज़ मेरे को नज़र नहीं आई। और एक और श्रेया, फिर कह रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उससे महत्वपूर्ण चीज़ है 22,000 के और 21,900 के पुट राइटर। शॉर्ट करना होगा ना श्रेया, तो एक बेस्ट जोन में करेंगे और वो क्लोजिंग ट्रेजेक्ट्री होगी 22,250, 280, 290। इस जोन में ट्रैप होने का डर है श्रेया। मैं दो ही सर्कमस्टेंसेस में शॉर्ट लूंगा, आइदर वी गेट ए जोन 22,280, 250, वो मिले तो सबसे अच्छी है, या फिर आप एक बार के लिए मार्केट का मैसेज क्लियर होने दीजिए, 21,980, 950 वॉलेट होने दीजिए, तब कुछ करेंगे। बैंक निफ्टी पे कुछ मत करिए, बैंक निफ्टी को या तो 48,500 के ऊपर निकलने दीजिए कॉलेक्टर्स के जोन के ऊपर, और अभी एज ऑफ नाउ ये जनाब 48,000 और 47,800 तोड़ने को तैयार नहीं श्रेया। आप यकीन मानिए श्रेया, 48,000 पे मंथली पुट राइटर्स हैं और वो अभी तक एग्जिट नहीं कर रहे हैं, और आज उनका कन्विक्शन बखूबी काम कर गया। सुबह 150 पॉइंट नीचे था एग्जिट निफ्टी, बट एक रत्ती भर गिरावट नहीं आई। तो गो न्यूट्रल, कल फिर देखेंगे। बिल्कुल, गो न्यूट्रल कल फिर देखेंगे। तो वैसे सर लाइव स्कोर क्या है अभी फिलहाल? अभी श्रेया 65 पर 2 और 65 पर 2। थोड़ा सा ट्रेविस हेड जाते जाते 1-2 चौके छक्के मार गए थे, अदरवाइज रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, बट ट्रेविस हेड का जाना जरूरी था। मैं आपके एक्सप्रेशंस नोट कर रही थी, आप जिस तरीके से मार्केट और क्रिकेट दोनों को देख रहे थे और संभाल रहे थे सर, आपकी दिलचस्पी इस ओर इशारा करती है। खैर, अब सर एफएनओ सेगमेंट से क्या, वायदा बाजार से क्या कुछ अपडेट वहाँ पे बताइए, ब्रेथ कैसी लग रही है आपको? बिल्कुल, ब्रेथ एक बार देखते हैं, ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स। देखिए, ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स कल भी अच्छी थी श्रेया, और आज एक बार देखते हैं, नॉट एग्जैक्टली एज आई थिंक यस्टरडे, बिल्कुल कल की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी 100 एडवांसेस कंबाइनिंग, मतलब जोड़ के लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग, और 99 शॉर्ट और 20 में अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। आपके स्क्रीन पे आएंगे वो स्टॉक्स। देखिए, एक तो इम्पैक्ट था आज क्रूड के रिट्रेसमेंट का, चाहे वो इंटरग्लोबल एविएशन हो या फिर HPCL हो और बंधन बैंक हो, वरुण बेवरेजेस पे हाउस व्यूज की रिपोर्ट्स का अगर आप देखें इम्पैक्ट था। ये थे लॉन्ग्स। तो क्रूड के एक आई थिंक रिट्रेसमेंट को बाजार ने हाथों हाथ लेने की कोशिश करी। शॉर्ट कवरिंग थी HL में। आई थिंक आज का सबसे बड़ा आई थिंक जो एक सेक्टर था जिसके पीछे एक कारण था, ठोस वाजिब कारण था, वो था डिफेंस। HL को ले लीजिए, BL को ले लीजिए, और आई थिंक अक्रॉस आई थिंक मिड कैप, बाकी SBI, IRFC, ABB, सीमेंस में आज शॉर्ट कवरिंग थी। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप था, उससे बजाज ऑटो कोलैप्स। देखिए, अगर आप इंडेक्स को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं ना, या फिर कैरी नहीं कर रहे हैं, मैं भी मानता हूँ कि मेरे पे हिम्मत नहीं है इस पर कहने की शॉर्ट यहाँ पे कैरी करो, बट ऑटो में बजाज ऑटो और IT, इसमें कोई दुराई नहीं है कि बहुत ही वीक हैं। बाकी सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पेटीएम टेक्नोलॉजीज और अदानी ग्रीन, यहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। श्रेया, बिल्कुल, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली हमें। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, फिर सीधे क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, और क्लोजिंग होने में भी 3.5 मिनट बाकी। और देखिए, इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टॉक्स जो डे लो के आसपास सब बंद होने की तैयारी में, रिलायंस कल भी इसमें प्रेशर और आज भी प्रेशर देखने को मिला, डे लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एशियन पेंट्स पर देखिए अभी भी डेंट पड़ता नजर आ रहा है, स्टॉक्स ने तो इसे लग रहा है हथियार ही डाल दिए हैं। बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, कुछ ऐसे स्टॉक्स, डिस्पैच पेन और ऑटो पैक से देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक्स जो हैं पेन में दिखेंगे आपको, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, इनफैक्ट मारुति सुजुकी देखिए सभी डेलो के आसपास ही, उससे थोड़ा ही ऊपर क्लोजिंग करने की तैयारी में फिलहाल। और भारतीय एयरटेल भी ऐसा स्टॉक जो आज लूजर्स में शामिल फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बिग वॉल पर क्लोजिंग को और डिटेल में समझते हैं वीरेंद्र जी के थ्रू। बताइए वीरेंद्र जी, कैसे लग रही है क्लोजिंग आपको? क्या हीट मैप, ब्रेथ, सब आपसे जानेंगे। बिल्कुल श्रेया, देखिए क्लोज आज अगर आप एक निफ्टी IT को छोड़ दें तो उसके सिवा बाजार ने कुछ जुझारूपन दिखाया आज,
उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और वो जुझारूपन क्योंकि एक एवरेज के आसपास हो रहा है, 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास, तो इसको तवज्जो और देनी पड़ेगी। ये वो लेवल है जो 5 साल में हमने नहीं तोड़ा क्लोजिंग बेसिस पे। डैमेज हुआ निफ्टी आईटी में 390 अंक नीचे। अच्छा, निफ्टी आईटी के लिए नेगेटिव डेवलपमेंट क्या है ये भी 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पे, बट इसका बिहेवियर क्लोजर टू दैट एवरेज वो अच्छा नहीं है। सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पे 138 अंक नीचे, निफ्टी करीब 45 अंक नीचे। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें आज बुल्स के फेवर में था, 1583 एडवांसेस। मिड कैप्स में अगर आप देखें आज शांति रही। आईटी एक ऐसा जो स्पेस था जो कि आज थोड़ा कोलैप्स हुआ। बाकी अगर आप देखें निफ्टी बैंक आज डे लो से इस वक्त करीब 400 अंक ऊपर है, और एक समय काफ़ी अच्छे खासे अगर आप देखें डिफरेंशियल थे यहाँ पे। हाँ, ये बात दूसरी है कि एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था 48,500, वो क्रॉस नहीं कर पाया। दैट्स द प्रॉब्लम आई थिंक। बाकी आते हैं अब हीट मैप पे आपकी स्क्रीन पे, और ये आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो अब आएंगे जब हीट मैप पे, तो हम जरा निफ्टी की रूपरेखा देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये इंडिसेस हैं, सेक्टर इंडिसेस। पीएसयू बैंक्स में एक मूव अच्छा था, फाइनेंशियल सर्विसेज में मूव अच्छा था, सीपीएससी में मूव काफ़ी अच्छा खासा रहा। आज कैपिटल गुड्स में मूव अच्छा था, ये अच्छी बात है। बाकी फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, रियलिटी, इनकी शेप काफ़ी ख़राब थी। और निफ्टी बैंक और निफ्टी मेटल इंडेक्स में थोड़ा जुझारूपन था। इसमें आई थिंक हिंडाल्को एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में था। अब आते हैं जरा निफ्टी के 50 के बिहेवियर पे। यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण था, देखिए यहाँ पे दिक्कत का सबब रिलायंस है, रिलायंस बिलो 1200। बाकी बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉप, टू व्हीलर स्पेस वाकई अगर आप देखें क्रैक हुआ, एंड मोस्ट स्पेशली आफ्टर आई थिंक सेल्स फिगर्स। आज बजाज फिनसर्व बैकफुट पे आ गया। आईटी में स्थिति काफ़ी ख़राब है, एंड मेरे ख्याल से जो इस अर्निंग सीजन में सबसे ख़राब नंबर्स थे एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के, वही क्रैक होता हुआ 2.5%। एशियन पेंट्स का आज सिंक होना थोड़ा चुभता है, स्पेशली जब क्रूड करीब 71 की ट्रैजेक्टरी में है। एशियन पेंट्स का बैकफुट पे आना थोड़ा चुभता है। बाकी इन्फोसिस, मारुति वेल बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है, आज शॉर्ट कवरिंग थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। क्रूड का इंपैक्ट बीपीसीएल पे, बीएल में अगर आप देखें डिफेंस स्पेस में अच्छा मूव था। बाकी श्रीराम फाइनेंस, एनबीएफसीज में स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ दिया। अदानी एंटरप्राइजेस 30 से स्ट्रेंथ में पुल बैक था। कोल इंडिया और हिंडाल्को मेटल्स में, और पावर ग्रिड, ओएनजीसी, ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का आज फर्स्ट टिक में जो चीज़ हमको बचा के ले गई वो था एचडीएफसी बैंक का फर्स्ट टिक, आईसीआईसीआई बैंक का फर्स्ट टिक और एसबीआई का फर्स्ट टिक। आज तीनों काउंटर्स ने बाजार को सिक्योर किया। निफ्टी शट 22,080 पर, लगभग 38 अंक नीचे। निफ्टी बैंक करीब 48,295 पे, और 37,242 के स्तर पे, 250 अंक नीचे निफ्टी आईटी। श्रेया, आप आज मैच देखिए, छोड़ते हैं पंचनामा। आज इसको देख के अगर आप देखें करना है ना, मुझे लग रहा है पंचनामा इसीलिए शायद ड्रॉप हुआ है। नहीं सर, कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम दर्शकों से जुड़ नहीं पाए पंचनामा के थ्रू। और मैच भी था, और जिस तरीके से आप मैच अब फुल एंजॉय करने के लिए आतुर हो रहे हैं, वैसे सभी दर्शक हो रहे हैं। होते हैं शायद, कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है दूसरी चीज़ों से। तो मेरे ख्याल से आज बाजार, पैसा और लेवल्स बहुत ज़रूरी नहीं है। आज फोकस कीजिए मैच पे, और ईश्वर से मनोकामना, और आप यही कामना कीजिए कि कल जब हमारी फिर मुलाकात हो और बात तो एक स्माइल के साथ हो, और मंगलवार स्माइल के साथ हो, और भारत हो फाइनल में, भारत फाइनल में हो। चलिए, इन्हीं कामनाओं के साथ कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।